दोस्तों, क्या आप इकारस की स्टोरी जानते हैं? ये कहानी एक बाप बेटे की कहानी है और कुछ इस तरह से है। एक बार इकारस के पिता ने उसे उड़ने के लिए पंख दिए और इसी के साथ इकारस अब खुले आसमान की ऊंचाइयों में उड़ सकता था। एक ऐसी एबिलिटी जो इंसानों के पास कभी नहीं थी। अपने नए पंख मिलने की खुशी में इकारस इतना खो गया था कि उसने अपने पिता की दी हिदायत, जो कि ज्यादा ऊंचाई पर न उड़ने की थी, कम से कम इतनी कि वो उड़कर कहीं सूरज के आसपास न पहुंच जाए, इस सलाह को भी इकारस ने नजरअंदाज कर दिया। उसने ऊंची उड़ान भरने की कोशिश की, ऊंचे और बहुत ऊंचे आकाश को जीतने की कोशिश की। लेकिन जितनी ऊंची उड़ान होती है, सूरज की गर्मी उतनी ही ज्यादा होती जाती है, यानी खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन एक घमंडी और जिद्दी इंसान को अपने और अपनी जिद के आगे कुछ दिखाई ही कहां देता है। और नतीजा ये हुआ कि सूरज की भयंकर गर्मी की वजह से पंखों को बांधने वाला मोम पिघल गया और इसी के साथ पल भर में पंख 100 टुकड़ों में बिखर गया। और बहुत दुख की बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से इकारस की मौत हो गई। घमंड का इंजाम कितना दुख देने वाला और खतरनाक साबित होता है, ये इस फेमस मिथ कहानी से हम अच्छी तरह जान सकते हैं। और इसी कहानी को लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एलटीसीएम की कहानी पर भी लागू किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा हेज फंड है, जो कि 90 के दशक में मार्केट फाइनेंस पर हावी हुआ करता था। इकारस की ही तरह एलटीसीएम फंड भी बादलों से ऊपर ऊंचाई पर चढ़ा, लेकिन अफसोस कि सिर्फ दर्दनाक तरीके से गिरने के लिए। आगे की समरी में ऑथर का मैसेज, जो कि है, कोई भी जीनियस मार्केट को हरा नहीं सकता, इस बात को अच्छी तरह से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि एलटीसीएम किस तरह काम करता है। दोस्तों, अब जिस एलटीसीएम की कहानी हम सुनने जा रहे हैं, वो आखिर है क्या, इसके बारे में तो जानें। यही सोच रहे हैं ना? तो चलिए पहले ये जानते हैं कि एलटीसीएम किस तरह का फंड था। एलटीसीएम एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली हेज फंड था, जो अपने आरबीट्रेज मेथड और अपने जीनियस मैनेजर, जो कि नोबेल प्राइज विनर्स थे, उनकी बदौलत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि हेज फंड किस चिड़िया का नाम है और जिस आरबीट्रेज मेथड का ये इस्तेमाल करता था, ये आखिर है क्या। तो आगे कुछ और कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि हेज फंड दरअसल प्राइवेट इन्वेस्टर्स की एक लिमिटेड टाइम के लिए की गई पार्टनरशिप का नाम है। इस फंड में ये इन्वेस्टर अपने एसेट्स और कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें कब और कहां इन्वेस्ट करना है, उन्हें किस बॉन्ड पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और किस में इन्वेस्ट करने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये सब बताने का काम बॉन्ड ट्रेडर्स का होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एक तरह से इन्वेस्टर्स के पैसों की बागडोर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, जो कि बॉन्ड ट्रेडर्स होते हैं, उनके हाथों में होती है। एक कामयाब और समझदार बॉन्ड ट्रेडर हमेशा खुद का फायदा तो करता ही है, साथ ही दूसरों को भी फायदा हो ऐसी कोशिश करता है। लेकिन अगर यही बॉन्ड ट्रेडर लालची बन जाए और ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में खुद के साथ औरों को भी मुसीबत के रास्ते की तरफ धकेल दे, तो क्या होगा। अगर आप कभी इन्वेस्टिंग के सेक्टर में रहे हों तो यकीनन आपने एलटीसीएम का नाम तो सुना ही होगा, जो कि दिवालिया हो चुकी एक तरह की फंड मैनेजमेंट कंपनी थी। 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के दौरान यही एलटीसीएम एक जरूरी कड़ी थी, जिसने कभी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को डूबने की कगार पर धकेल दिया था। एलटीसीएम एक हेज फंड है, जिसे 1994 में एक बॉन्ड ट्रेडर जॉन मेरिवेदर वजूद में लेकर आए थे। हेज फंड इन्वेस्टर्स के सबसे अमीर ग्रुप्स को लालच देकर अपनी तरफ खींचता था और यही वजह रही कि एलटीसीएम को मार्केट को किसी भी बॉन्ड पर दांव लगाने के लिए अमीर इन्वेस्टर्स से काफी बड़ी और मोटी रकम में पैसे मिलते थे। हेज फंड अपने चचेरे भाई म्यूचुअल फंड से बिल्कुल उल्टा है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स के लंबे चौड़े ग्रुप से पैसा जुटाता है। हेज फंड थोड़ा कम पॉपुलर है और ऐसा फंड है जो कि किसी बड़ी अथॉरिटी के नीचे नहीं आता, यानी इसे कोई भी अथॉरिटी इसे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करती, जिसका मतलब है कि फंड का साइज या उसके फैलाव के साथ ही फंड और उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज की भी कोई फिक्स लिमिट नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हेज फंड्स की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा। अब जहां रोक टोक करने वाला ना हो तो हर कोई उसी जगह जाना पसंद करेगा।
इसके बाद जब एलटीसीएम मार्केट में आई तो हर कोई इसमें पैसा लगाने को तैयार था, क्योंकि एक तो इसमें आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, दूसरा कंपनी फायदा आपको दे ही रही है। तो चलिए सबसे पहले उनकी जिंदगी की एक झलक देखते हैं, जिन्होंने न सिर्फ एलटीसीएम जैसे बड़े फंड को बनाने का सपना देखा, बल्कि इसे दुनिया को सच करके भी दिखाया। तो पहले बात करते हैं जाने माने बॉन्ड ट्रेडर जॉन मेरीवेदर की जिंदगी की जरूरी घटनाओं के बारे में। जॉन मेरीवेदर 1947 में पैदा हुए। वो शिकागो के दक्षिण में रोजलैंड के रिजोमूर सेक्शन में पले बड़े थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां एक नौजवान के पास तीन रास्ते होते, या तो वो कॉलेज जाए, या पुलिस डिपार्टमेंट में चला जाए, या फिर जेल जाए। भाई जेल तो कोई क्यों जाना चाहेगा, और पुलिस डिपार्टमेंट में मेरीवेदर को कोई दिलचस्पी थी नहीं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कॉलेज जाने का रास्ता चुनते हुए नेशनल ऑनर ऑफ सोसाइटी से डिग्री ली। उनके ग्रेड्स सभी सब्जेक्ट्स से काफी अच्छे थे। खास करके मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर के साथ उन्होंने क्वालिफाई किया, जो कि एक बॉन्ड ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विषय होता है। मेरीवेदर बचपन से ही एक नॉर्मल या कहें एवरेज इंसान रहे थे। उन्हें जुआ भी काफी पसंद था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि सभी आने वाले समय में हो सकने वाली चीजें और हालात उनके कंट्रोल में हों। लेकिन उन्हें इसकी लत तो कभी नहीं थी। मेरीवेदर अक्सर पोकर खेला करते थे। ये उनके पसंदीदा खेलों में से एक जो था। इस खेल को कार्ड्स की मदद से खेला जाता है। इसमें पैसे दांव पर लगाए जाते हैं और जीतने पर यही पैसे इनाम के तौर पर मिलते हैं। जुआ निश्चित तौर पर एक ऐसा एरिया था जिसमें वो जोखिम लेने वाली सावधानियों को समझते हैं, अपने लगाए हर दांव से सीखते हैं और अपने फायदे में इसे लागू करते हैं। उन्होंने घोड़ों पर शर्त लगाना और ब्लैक जैक जैसे खेल खेलना सीखा। ब्लैक जैक एक तरह का कैसिनो बैंकिंग गेम है, जिसमें किसी चीज पर दांव लगाना होता है, और ये दांव आपको किसी दूसरे प्लेयर से नहीं बल्कि डीलर से ही जीतना होता है। ब्लैक जैक अक्सर वो अपनी दादी के साथ खेला करते थे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि असल में ये गेम उन्होंने अपनी दादी से ही सीखा था। निवेश के सेक्टर में इन्होंने अपनी पहली कोशिश शायद 12 साल या इसके आसपास की उम्र में की थी। लेकिन यह कहना गलत होगा कि यह कोशिश उन्होंने अपने किसी साथी को या उनको फुसलाने, उसके भड़काए जाने से, या फिर उनके सामने अपनी शेखी मारने या रौब दिखाने के लिए की होगी। आपने एक बात गौर की होगी कि अपने बचपन में जिन खेलों में उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता था, वो सभी कहीं ना कहीं बॉन्ड ट्रेडिंग के काम से काफी मिलते जुलते थे। अब चाहे ब्लैक जैक हो, चाहे घोड़ों पर दाव लगाना हो, या फिर पोकर जैसे खेल हों, सभी गैम्बलिंग गेम हैं और एक बॉन्ड ट्रेडर के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। मेरीवेदर ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वो न्यूयॉर्क चले गए और वहां वो सोलोमन ब्रदर्स के साथ आखिरकार एक बॉन्ड ट्रेडर बनकर काम करने लगे। जल्दी ही वो सोलोमन कंपनी में घरेलू फिक्स्ड इनकम आर्बिट्रेज ग्रुप के हेड बन गए। इसके अगले 2 साल बाद ही सोलोमन कंपनी की इन्वेस्टमेंट मार्केट में बहुत बदनामी हुई थी। इसकी वजह यह रही थी कि मेरीवेदर के नीचे काम करने वाले पॉल मोजेर नाम के आदमी ने ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में ट्रेजरी सिक्योरिटी ट्रेडिंग में कुछ घोटाले कर दिए, और इन्हीं घोटालों की वजह से वो पकड़ा गया। और इसके लिए मेरीवेदर को नागरिक दंड के रूप में सरकार को $50,000 की पेनल्टी भी देनी पड़ी थी। साथ ही मार्केट में बदनामी हुई सो अलग। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बस ऐसे ही कुछ कंपनी के साथ भी हुआ था। लेकिन ज्यादा नुकसान इसमें मेरीवेदर का हुआ, क्योंकि अब कुछ दिनों तक ऑफिस में जाकर सबका सामना करना बड़ा मुश्किल हो गया था। आखिर पॉल मोजेर इन्हीं की नजर में काम कर रहा था। मेरीवेदर सच में इन सब तमाम तामझाम से तंग आ गए थे, और इसीलिए 1994 में मेरीवेदर ने ग्रीनविच कनेक्टिकट में लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट फंड को खड़ा किया। लेकिन एलटीसीएम 1998 में बुरी तरह डूब गया था। एलटीसीएम के बाद 1999 यानी अगले साल ही वो JWM पार्टनर्स LLC नाम की कंपनी को उसी जगह वजूद में लेकर आए। यह भी एक हेज फंड ही था, जिसे उन्होंने $250 मिलियन की शुरुआती कीमत के साथ संभालना शुरू किया था। इससे पता लगता है कि एलटीसीएम के फेलियर के बाद भी वो हताश या निराश नहीं हुए
और फिर से नए जोश और जज्बे के साथ नई कंपनी की शुरुआत की। वो कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। लेकिन 2007 आते आते इस कंपनी की कीमत $3 बिलियन रह चुकी थी। दरअसल 2007-2009 तक चली आर्थिक परेशानियों, लंबे समय तक मंदी के दौर और बाजार के खराब हालात के चलते मेरीवेदर की कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। उनके नुकसान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कंपनी ने लगभग 44% अपने फंड खो दिए थे और इसका नतीजा ये हुआ कि जुलाई 2009 में कंपनी बंद करनी पड़ी। वाकई काफी बुरा हुआ। लेकिन मेरीवेदर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से कहाँ थे। ये भी लंबी रेस के रनर थे और इस तरह तीसरी बार उन्हें फिर से शुरुआत तो करनी पड़ी, लेकिन इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और मेरीवेदर अपनी इस नई शुरुआत में सक्सेसफुल हो ही गए। फिर 2011 के बाद थ्रोब्रेड हॉर्सेस कंपनी के कई सालों तक मालिक रहे और बाद में न्यूयॉर्क रेसिंग एसोसिएशन के डायरेक्टर बोर्ड के मेंबर भी रहे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपने मेरीवेदर की जिंदगी की कुछ जरूरी घटनाओं और साथ ही उन्होंने पहली बार किस कंपनी के साथ काम किया और काम के दौरान उन्होंने किन किन मुसीबतों का सामना किया और किस तरह उन्होंने इन मुसीबतों को सुलझाया, इन सभी बातों को जाना। इससे आपको मेरीवेदर की पर्सनैलिटी का थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ होगा। तो अब आगे के एपिसोड में आप जानेंगे कि मेरीवेदर की बनाई कंपनी एलटीसीएम असल में है क्या, जब वो मार्केट में उतरी तो उस वक्त के क्या हालात रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, उस वक्त अमेरिका में रहने वाले हर इंसान की बाजार के हर छोटे से छोटे कदम पर उसी तरह नजर होती थी जिस तरह की हमारे यहाँ भारत में क्रिकेट के वर्ल्ड कप या आईपीएल के दौरान बच्चों से लेकर बड़े और बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की नजरें टीवी स्क्रीन पर होती हैं। ये हर किसी के कितना जरूरी था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय जिम्स, एयरपोर्ट्स, सिंगल बार्स और यहां तक कि लोग शेविंग करवाते हुए सलून में भी स्टॉक की कीमतें चेक कर सकते थे और हर जगह स्टॉक स्क्रीन होती थी। आप चाहे कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन बाजार में क्या चल रहा है इससे बेखबर रहने की आपके पास कोई वजह नहीं बचती थी। और सच कहें तो लोग खुद भी इससे बेखबर नहीं रहना चाहते थे। 1990 के दशक के शुरुआती दौर में मेरीवेदर ने अपने बॉन्ड ट्रेडिंग के पेशे को फिर से जिंदा करने की शुरुआत की थी। मेरीवेदर काफी लकी थे। ज्यादातर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ट्रेडर अब पहले से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। स्टॉक की कीमतों का अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर होना वाकई चौंकाने वाला था। असल में ये इन्वेस्टर्स के लिए भी एक गोल्डन पीरियड साबित हुआ था। स्टॉक मार्केट को लेकर एक्सपर्ट्स अपनी भविष्यवाणियों में या तो लगातार सही साबित होते या फिर गलत, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों को नजरअंदाज करना भी लोगों और इन्वेस्टर्स के लिए इतना आसान नहीं होता था। इन्वेस्टमेंट मार्केट अपने शानदार दौर से गुजर रही थी और इन्वेस्टर्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर उनका बढ़िया वक्त जो चल रहा था, ऊपर वाले ने इस बार छप्पर के बदले आसमान फाड़ के पैसों की बारिश कर दी थी। लेकिन लालच करके भला ज्यादा वक्त तक कोई खुश भी कहां रह सकता है। उन इन्वेस्टर्स के लालच की वजह से उनकी खुशियां भी बहुत देर तक टिकने वाली नहीं थी। लेकिन इन्वेस्टर्स के भर भर के पैसे इन्वेस्ट करने का ढंग तो यही कहता है कि भाई हमें तो ज्ञान मत दो, और वैसे भी कल किसने देखा है। हमने तो आज देखा है और आज तो हमें सिर्फ पैसा ही पैसा नजर आ रहा है। चलिए ठीक है भाई, इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा तो हुआ, पर फिर भी वो इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। इन्वेस्टर्स सच में बहुत लालची थे, पर यह बात भी सच है कि लालची होने के साथ वो सावधान और सतर्क भी थे। लोगों में लालच इस हद तक था कि वो लोग जिन्होंने कभी सपने में भी अमीर होने का नहीं सोचा था और हकीकत में अब अमीर बन चुके थे, तो भी इस बात से उन्हें खुशी नहीं हुई थी। तभी तो वो लोग अब भी इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में नए बॉन्ड्स की तलाश में थे। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। आखिर और भी इन्वेस्टर्स अपना नंबर लगाकर लाइन में जो खड़े थे। सही भी है, आखिर सभी इस शानदार मौके का फायदा उठाना चाहते थे, और उठाए भी क्यों ना, आखिर ऐसे मौके सालों में एक बार आते हैं। और भी कमाल की बात जानते हैं क्या? वो ये थी कि अगर आखिर में शेयर बाजार में कोई बुरा हादसा हुआ भी तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला था। वैसे भी यूएसए जैसी वेल डेवलप्ड कंट्री में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं थी
और अब तो इन्वेस्टमेंट मार्केट की मेहरबानी से गरीबों की किस्मत के बंद ताले भी खुल गए थे। यही वजह थी कि इन्वेस्ट करने के लिए हर कोई बहुत उतावला था। इस पर ऑथर बताते हैं कि शेयर मार्केट में आए उछाल के बाद दुनिया भर में करीब 6 मिलियन लोग 17 ट्रिलियन डॉलर तक और कुछ तो इससे भी ज्यादा के फाइनेंशियल एसेट्स बनाने में कामयाब रहे और इसी के साथ अपने नाम को डॉलर बिलियनियर की लिस्ट में दर्ज करवाया। वाकई अब लाखों लोग करोड़पति बन चुके थे और हेज फंड में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर्स के लिए शौक और आम आदमी का सपना बन गया था। हर कोई इस फंड की मदद से रातों रात अमीर होने का ख्वाब देखने लगा था। हेज फंड की वजह से इन्वेस्टमेंट मार्केट को लेकर लोगों में एक जुनून सा पैदा हो गया था। लेकिन हमेशा से हेज फंड इतना फेमस नहीं था। दरअसल साल 1920 के वक्त हेज फंड्स काफी कम हुआ करते थे। मतलब ये इतने मशहूर नहीं थे। कई लोग तो इसका नाम भी नहीं जानते थे। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये हेज फंड किस बला का नाम है। वैसे बेसिक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म को सही ढंग से समझने के लिए हमें इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की जरूरत है। इसीलिए अब हम जानेंगे कि ऐसा क्या है इसमें कि सभी अमीर लोग और इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाने के लिए इतने तड़प रहे थे। तो चलिए अब आपको इंट्रोड्यूस्ड करवाते हैं हेज फंड से। दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहें तो हेज फंड असल में प्राइवेट इन्वेस्टर्स की लिमिटेड पार्टनरशिप का नाम है और इस तरह की पार्टनरशिप ही हेज फंड है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्लेस है। इस फंड में इन्वेस्टर्स का लगाया हुआ पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालते हैं, जो जरूरत पड़ने पर लिवरेजिंग यानी कर्ज लेकर भी फायदा कमाने में हिचकिचाते नहीं हैं और इसीलिए इन्वेस्टर्स को मिलने वाले इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स अपनी लंबी चौड़ी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। उनकी इन स्ट्रेटजीज की मदद से इन्वेस्टर्स को मिलने वाले रिटर्न्स के फायदे को कई गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। एक ऐसा फंड जिसका लोग नाम भी नहीं जानते थे, बाद में अचानक से इतना मशहूर हो गया कि हर कोई इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला और बेचैन था। किस बात से आप हेज फंड की ग्रोथ का अंदाजा लगा पा रहे हैं? खैर, जब लोग हेज फंड से अनजान थे तो हेज फंड क्या है और किस तरह से काम करता है ये उन्हें पता होगा, इस बात की उम्मीद करना भी बेकार ही है। लेकिन इसकी शुरुआत निश्चित तौर से हो चुकी थी। हेज फंड इन्वेस्टमेंट के सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले फंड थे और दुनिया भर के सभी देशों की कंपनियां या इन्वेस्टर्स का नमूना लेने के लिए बिल्कुल आजाद थे। यानी हेज फंड्स किसी एक कंट्री या कुछ इन्वेस्टर्स तक सीमित ना होकर दुनिया भर में फैलाया जा सकता था। इसमें इन्वेस्ट करने का कोई लिमिटेड दायरा नहीं था। इन्वेस्टर जितना चाहे अपनी मन मर्जी के मुताबिक कम या बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते थे और इसीलिए हेज फंड के बॉन्ड मैनेजर्स अपने और कभी कभी अपने इन्वेस्टर्स के फायदे का हवाला देकर भी इन इन्वेस्टर्स से पैसे उधार ले सकता था। एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट सेल्स या बहुत बड़े कर्ज भी उधार ले सकते थे, लेकिन इसके बदले हेज फंड्स को अपने इन्वेस्टर्स की संख्या लिमिटेड ही रखनी होगी। यानी इन्वेस्टर तो लिमिटेड होंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड हो सकती थी। ऑथर बताते हैं कि 1990 के दौरान वैल्यू फंड एक काफी सुर्खियों में रहने वाला निवेश हुआ करता था और इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बढ़िया बात यह थी, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी सेक SEC के साथ इसे दर्ज करवाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी और यही वजह थी कि इस फंड ने इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। आखिर सरकारी झंझट से उन्हें छुटकारा जो मिल जाता था। हेज फंड को दरअसल रिलेटिव वैल्यू फंड भी कहते हैं और बेंजामिन ग्राहम वैल्यू फंड के फादर कहे जाते हैं। शायद उन्होंने इसे सबसे पहले शुरू किया था। इसलिए अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अमेरिका जो इतनी रिच और डेवलप्ड कंट्री है, उसकी सरकार ने इतने बड़े फंड के लिए, जिसमें न सिर्फ लोग पैसा लगाने के लिए होड़ मचा रहे थे बल्कि लोग इसमें अंधाधुंध तरीके से पैसा लगा रहे थे, एक ऐसे फंड के लिए कोई कायदे कानून, कोई नियम नहीं बनाए। आपका ये सोचना बिल्कुल ठीक बात है और इसलिए सरकार के जवाब से आप शायद हैरान भी हो सकते हैं, क्योंकि जवाब कुछ इस तरह है कि अमेरिका की सरकार को इसके लिए कोई कानून बनाना कभी जरूरी ही नहीं लगा। कमाल की बात है ना कि इतना बड़ा फंड जो पूरे देश की इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखता है, उसके लिए सरकार को कानून बनाना जरूरी नहीं लगा। सच में, मतलब ये कैसे हो सकता है
कि सब कुछ जानने के बाद भी सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश ही ना करे। चलिए, तो अब सस्पेंस को खत्म करते हैं और जान ही लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल बात ऐसी थी कि कानून के हिसाब से हेज फंड के लिए 99 से ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ पार्टनरशिप करने पर रोक लगा रखी थी। और ये 99 इन्वेस्टर्स के लिए भी जरूरी था कि कम से कम $1 मिलियन का पोर्टफोलियो एसेट्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स रखते हों। और 500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स तो और भी एडवांस ही सोचते थे। उन्हें लगता था कि हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें $5 मिलियन के पोर्टफोलियो की जरूरत होगी। मतलब कई इन्वेस्टर्स के पास $5 मिलियन का पोर्टफोलियो भी होता था। कुल मिला के बात ये हुई कि ऐसा फंड जो कि मिलेनियर्स और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के छोटे से ग्रुप के साथ खुला हो, उसके लिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन SEC जैसी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी को कोई परेशानी उठाने की या अपना कीमती टाइम इसे देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इन्वेस्टर कोई बच्चे तो है नहीं, अपना पैसा सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करते हैं। और अगर वो इसमें कोई गलती करते हैं तो नुकसान भी उन्हें उन्हीं की वजह से उठाना होगा। इसके लिए वो किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते थे। ऑथर आगे बताते हैं कि उस वक्त हेज फंड मैनेजर को कोई नहीं जानता था। ये पूरी तरह से अजनबी थे और 1980 और 1990 के वक्त कुछ बड़े फंड मैनेजर्स की बहुत बुरी तरीके से बदनामी हुई थी, खास करके दूसरे देश के बॉन्ड ट्रेडर्स जॉर्ज सोरोस की। वो भी क्यों ना, उन्होंने काम भी तो बहुत कमाल का किया था। दरअसल बात कुछ यूं थी कि सोरोस पे ये इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने साउथ ईस्टर्न एशियन करेंसी या मुद्रा को तेजी से गिरने के लिए मजबूर किया था। यानी उन्होंने कुछ ऐसा किया कि करेंसी की वैल्यू गिर जाए, और उन्होंने शायद ये सब गलत तरीके से किया। शुक्र है सोरोस और जूलियस रॉबर्टसन और माइकल स्टेनहार्डेट जैसे कुछ दूसरे हाई प्रोफाइल मैनेजर्स का, जिनकी बदौलत फंड को संभालने वाले मैनेजर्स जो कि बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल लापरवाह और बेईमान तरीके से काम करते हैं, ये बात लोगों को पता चल सकी। लोग जान पाए कि फंड मैनेजर के हाथ में सब कुछ थमा देना मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन फिर भी सोरोस जैसे लोग अपनी फील्ड बाउंड ट्रेडिंग में इतनी कामयाबी हासिल कर चुके थे कि बाजार चलाने की ताकत रखते थे। खैर, मैनेजर्स या कहें बॉन्ड ट्रेडर इस करेंसी की वैल्यू में छेड़छाड़ की कोशिश के साथ उनकी पर्सनैलिटी का ये पहलू भी लोगों के सामने आया। शायद तब इन्वेस्टर्स को इस घटना से कुछ सीखने को मिला हो, पर सभी ने इस घटना पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा। तभी तो वो इतना सब कुछ जानने के बाद भी फिर से फंड में इन्वेस्ट करने को तैयार ही थे। आपको नहीं लगता उन्हें शायद अब तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी? खैर, ये उनकी अपनी समझ पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, पहले के एपिसोड में LTCM के फाउंडर मेरीवेदर और इस एपिसोड में हेज फंड के बारे में जानने के बाद आप इसके काम करने के तरीके, हेज फंड की शुरुआत और इसके बारे में उस वक्त लोगों की क्या राय हुआ करती थी, ये सब बातें इन दोनों एपिसोड्स में समझ चुके हैं। आगे के एपिसोड में आप जानेंगे कि LTCM आखिर मार्केट में आया कैसे। तो चलिए, सफर को जारी रखते हुए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। पर सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, पहले के एपिसोड में LTCM के फाउंडर और हेज फंड के बारे में जानने के बाद इस एपिसोड में आप जानेंगे कि LTCM आखिर इन्वेस्टमेंट मार्केट में आया कैसे। जॉन मेरीवेदर ने LTCM, जो कि एक हेज फंड है, उसे सबसे पहले बाजार में खड़ा किया। मेरीवेदर का मानना था कि अपने नुकसानों को तब तक मत छोड़ो जब तक कि वो फायदे में ना बदल जाए। ऑथर बताते हैं कि हेज फंड को एक इन्वेस्टमेंट फंड तब तक नहीं समझा गया था जब तक कि मेरीवेदर के दादाजी अल्फ्रेड विंसलो जोन्स ने साल 1979 में एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं बनाई थी। हालांकि ये पार्टनरशिप्स लंबे समय तक चली। जोन्स, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फ्यूचर राइटर थे, वो पहले शख्स बने जिन्होंने हेज पोर्टफोलियो, जिसका मतलब है एक ऐसे रोजगार में शामिल हुए जिनमें कम समय के कॉन्ट्रैक्ट या समझौते और कम समय के कामों को संभालना शामिल है। अल्फ्रेड की बदौलत हेज फंड पहले ही अमीर बनाने वाला जरिया और द बेस्ट जैसे नामों से नवाजा जा चुका था, और निश्चित तौर से मेरीवेदर को भी अपने दादाजी की शुरू की हुई इस पहल और इस फंड से बहुत फायदा हुआ था। लेकिन फंड मैनेजर्स की बहुत ऊंची फीस जो उनकी शान बढ़ाएगी, ऐसा मैनेजर्स और कुछ दूसरे लोगों को ही लगता था।
लेकिन फिर भी उनके इस कमाल के टैलेंट के साथ उनकी इस झूठी शान को बढ़ाने वाली फीस से भी भला इन्वेस्टर्स कैसे बचा सकते थे। अगर इन्वेस्टर्स को उनके टैलेंट का फायदा उठाना है तो इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। हेज फंड मैनेजर्स न सिर्फ अपने निवेशकों को होने वाले फायदे से अपनी जेबें भरते थे, बल्कि अपने लालची होने का पक्का सबूत देते हुए उनके यानी कि इन्वेस्टर्स के एसेट्स पर भी अपना हक जताते थे। इससे तंग आकर इन्वेस्टर्स भी कभी कभी इन्वेस्ट करने में बेहद कम इंटरेस्ट रखने लगे थे। यही वजह रही कि 1968 में जब सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने बाजार पर नजर डाली तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में इन्वेस्टर्स की संख्या काफी कम पाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ 215। लेकिन 1990s में यह बढ़कर 3000 हो गई। वैसे सही डेटा तो किसी को भी नहीं पता, यह सिर्फ अंदाजा लगाया गया था। और इनमें इन्वेस्टर्स अपने एसेट्स इन्वेस्ट करने के लिए कई तरह की इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स अपनाते थे। लेकिन अभी भी इन्वेस्टर्स के पास $300 बिलियन की ही कैपिटल थी। म्यूचुअल फंड्स के पास इसकी तुलना में काफी ज्यादा कैपिटल थी, लेकिन 3.2 ट्रिलियन इक्विटीज या कैपिटल। लेकिन इन्वेस्टर्स की बढ़ती भूख या कहें लालच ने उन्हें एक बेहतर इन्वेस्टमेंट को ढूंढने में बहुत मदद की। चलिए, ये लालच जिसे सब बुरी बला कहते हैं, किसी के लिए कुछ तो काम आया। क्या लगता है आपको, उन्हें क्या बेहतर तरीका मिला होगा? अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो परेशान क्यों होते हैं? बस सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए जानते हैं उन्होंने क्या खोजा। ऑथर आगे बताते हैं कि इन्वेस्टर्स ने जो दूसरा तरीका खोजा उसे नाम दिया प्लेन वनीला, जो कि काफी शानदार और एक सिक्योर तरीका भी था। ये प्लेन वनीला तकनीक थी और साथ ही ट्रस्टेड भी थी। इसमें इन्वेस्टर्स को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि ये इन्वेस्ट करने का एक स्मार्ट और होशियार तरीका था। ये बिल्कुल उसी तरह का हेज फंड था जिसका रोड मैप मेरीवेदर के दिमाग में आया था। अल्फ्रेड जोन्स के छोड़े हुए कदमों के रास्ते पर चलते हुए मेरीवेदर ने बॉन्ड मार्केट का ध्यान रिलेटिव वैल्यू ट्रेड्स की तरफ खींचने का सपना देखा। रिलेटिव वैल्यू ट्रेड्स का मतलब है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बाद इससे मिलने वाले इंटरेस्ट को दूसरे बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करना। ये काफी सिंपल है। मान लीजिए आप शॉपिंग पर गए और वहां से आपको शूज खरीदने हैं, तो आप एक शूज के लिए 2-3 प्राइस सुन सकते हैं और कम प्राइस बताएगा तो कोई और ज्यादा, या फिर दोनों के प्राइस कंपेयर करके आप अपने शूज को आसानी से वाजिब प्राइस में खरीद पाएंगे। इसलिए उन्हें एक ऐसा फंड बनाना था जो लंबे समय के लिए कुछ बॉन्ड खरीदेंगे और फिर उन्हें बेचेंगे। चलिए अब जानते हैं इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। ये वक्त 1997 का था, जब मेरीवेदर सोलोमन ब्रदर्स के यहाँ रेपो डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। एक बार उनके पास JF एक्सटीन एंड कंपनी से एक डीलर मदद मांगने आया। असल में हालात ऐसे थे कि उसे 2 कीमतों में रिलेटिव चेंज की जरूरत थी। एक्सटीन का काम बिल फ्यूचर्स को खरीदना और कैश बिल्स को बेच देने का था। ऑथर बताते हैं कि ये आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी का ऐसा तरीका था जिसमें एक ट्रेडर एक सिचुएशन में पैसे कमाता है और दूसरी सिचुएशन में उसे नुकसान उठाना पड़ता है। एक्सटीन भी इसी नुकसान वाली हालत में था। जितने फ्यूचर बिल्स के दाम कैश बिल से ज्यादा होते, ट्रेडर को उतना ही ज्यादा फायदा होता। लेकिन बदकिस्मती से इस बार बाजार में कैश बिल्स और फ्यूचर बिल्स की कीमतों में आए बदलाव से दांव पलट गया था। इस बार उम्मीद से उल्टा हुआ। कैश बिल के दाम बढ़ चुके थे और फ्यूचर बिल्स के दाम अपने निचले पायदान पर पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से एक्सटीन को फायदा तो नहीं पर नुकसान काफी ज्यादा ही हो चुका था। इतना नुकसान कि उनको अपना सब कुछ बेचने की नौबत आ गई थी। शायद मेरीवेदर ने नुकसान पर ज्यादा गौर नहीं किया, इसीलिए तो उन्हें ये पैसा बनाने का तरीका इतना पसंद आया कि वो बहुत ध्यान से इस बारे में सोचने को मजबूर हो गए थे। ऑथर आगे बताते हैं कि मेरीवेदर इस पैसा बनाने के तरीके से बहुत इंप्रेस हुए। उस वक्त बॉन्ड ट्रेडिंग बस उभरना शुरू ही हुई थी। कुछ वक्त के बाद मेरीवेदर को एक कमाल का आइडिया मिला। ये आइडिया कुछ हद तक एक्सटीन के बिजनेस से मिलता जुलता था, पर फिर भी अपने आप में काफी अलग और शानदार था। मेरीवेदर को जानबूझकर जोखिम उठाने की आदत भी थी और शौक भी, और वो इसमें माहिर भी थे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसी शौक के चलते आगे जाकर उन्हें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था।
जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जाना कि वो एक ऐसा फंड बनाना चाहते थे जो लंबे समय के लिए बॉन्ड खरीदे और फिर उन्हें बेचे। एलटीसीएम बॉन्ड्स की बदलती कीमतें जो या तो ज्यादा हो सकती थीं या फिर कम, और उनका काम था इन्हीं बदलती कीमतों पर दांव लगाना। कुल मिलाकर बॉन्ड्स की कीमतों के फर्क पर तो दांव लगाते थे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इटली में इंटरेस्ट रेट्स जर्मनी की तुलना में ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इटली के बॉन्ड्स जर्मनी की तुलना में ज्यादा सस्ते हैं, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा है। जैसे कि अगर कोई व्यापारी जिसने इटली में इन्वेस्ट किया, तो इससे जर्मनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों के बीच का अंतर कम हो जाएगा और इससे फायदा होगा। और इसलिए जैसा कि सोचा गया था, ये कम जोखिम भरा तो है ही, साथ ही फायदे वाली स्ट्रेटजी भी है। जब बॉन्ड्स एक ही समय पर चढ़ते और गिरते हैं, तो कीमतों में कुछ खास फर्क का पता नहीं चलता और न ही कोई बड़ा फर्क देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि कीमतों में फर्क ना आकर बॉन्ड्स ही अपनी जगह पर, यानी अपनी तय कीमत से हिलते हुए ऊपर नीचे होते रहते हैं, या उन्हीं में कुछ फर्क देखने को मिलता है। जोन्स को फॉलो करते हुए मेरीवेदर ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसके हिसाब से बाजार चाहे चढ़े या गिरे, या फिर अगर बहुत बदतर हालात आने पर क्रैश भी हो जाता है, तो इससे एलटीसीएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनकी इस स्ट्रेटजी में थोड़ा सा फर्क था। मेरीवेदर ने यह पहले ही सोच लिया था कि वो अपनी कंपनी के लिवरेज को जोन्स की कंपनी के लिवरेज से 20-30 गुना या इससे ज्यादा बढ़ाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। मेरीवेदर और उनके साथियों ने मिलकर आर्बिट्रेज या हेज फंडिंग के तरीके को अपने बिजनेस एलटीसीएम में अप्लाई किया। ये बिजनेस एक बढ़िया चलते हुए बाजार के पुख्ता फैक्ट्स या तथ्यों पर टिका था। कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट्स खत्म हो जाने से फ्यूचर और कैश के बीच जो दूरी थी, अब नजदीकी में बदल गई थी। जब बाजार इस तरह चलते हैं तो बिजनेसमैन हजारों डॉलर्स का फायदा कमाते हैं, और यही फायदा वॉल स्ट्रीट की सभी नामी कंपनियों को भी मिला था। उस समय आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को सबसे कम जोखिम भरा तरीका समझा जाता था। मौका मिलते ही मेरीवेदर, जिसके साथ काम किया करते थे, उस सोलोमन ब्रदर्स कंपनी ने भी इस स्ट्रेटजी का फायदा उठाना शुरू कर दिया था, और इसके लिए मेरीवेदर ने सोलोमन ब्रदर्स कंपनी में आर्बिट्रेज डिपार्टमेंट बनाया था। मेरीवेदर ने बाजार के बदलाव की पल पल की खबर रखने के लिए मैथमेटिकल और कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स बनाने वाली एकेडमीज को काम पर रखा था। बाद में कुछ रीजंस के चलते मेरीवेदर ने सोलोमन ब्रदर्स को छोड़कर अपनी खुद की कंपनी खोली। ये वो वक्त था जब आखिरकार एलटीसीएम मार्केट में आ चुकी थी। वैसे देखा जाए तो कंपनी बिल्कुल पहली वाली कंपनी की तरह ही थी, और एलटीसीएम बनाने के लिए उन्होंने, यानी कि मेरीवेदर ने, बहुत सारे ट्रेडर्स और दूसरे स्टाफ को काम पर रखा। हेज फंड का सिस्टम बिल्कुल केमैन आइसलैंड पार्टनरशिप के सिस्टम की तरह बना था। ये एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कंपनी थी जो कि अपने पार्टनर्स के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट को संभालने का काम करती थी। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपने जाना कि एलटीसीएम क्या काम करती थी, ये बाजार में कैसे आई, और मेरीवेदर को लॉन्ग टर्म बनाने का ख्याल कैसे आया, और इस पर उन्होंने कैसे और क्या काम किया। ये सब जानने के बाद अब आगे के एपिसोड में आप जानेंगे कि लॉन्ग टर्म की वो कौन सी तकनीक थी जिसकी मदद से ये अपना और अपने इन्वेस्टर्स को मिले फायदे को कई गुना बढ़ाने में काबिल थी। और इस एपिसोड में हमने आर्बिट्रेज मेथड की बात की। असल में वो क्या है और कंपनी इसका इस्तेमाल किस तरह से करती थी। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। ओलिवर वेदे होम्स की एक कहावत है कि आप जितनी चाहे भविष्यवाणियां करें, पर हमेशा बचाव का ध्यान रखते हुए। लेकिन इन बातों का मेरीवेदर और 1994 के इन्वेस्टर्स ने ध्यान नहीं रखा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको इस एपिसोड में आगे चलकर पता चल जाएगा। उससे पहले हम ये समझाते हैं कि लिवरेज टेक्निक को क्यों और कैसे इस्तेमाल किया गया। जैसा कि हमने जाना कि लिवरेज यानी कंपनी कर्ज लेती थी, और ये कंपनी के लिए बहुत जरूरी था। क्यों क्यों था जरूरी, ये चलिए जानते हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि बॉन्ड्स के खरीदने और बेचने के बीच के टाइम में, जब बॉन्ड्स को बेचने या खरीदने का इरादा होता, जो कि अक्सर या कहें हमेशा सिर्फ एक ठोस अंदाजे पर टिका होता था, वो अंदाजा कभी कभार गलत भी साबित हो जाता था। इसीलिए अपने उस गलत अंदाजे से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती थी,
और ये पैसा कंपनी इन्वेस्टर से मिले लीवरेज के रूप में अपने पास रखती थी। इन बॉन्ड्स की कीमतों के छोटे बदलावों से एलटीसीएम को बड़ा फायदा बनाना होता था और इसके लिए लॉन्ग टर्म को अपने लगाए दांव के दामों को बहुत और बहुत ज्यादा गुना बढ़ाना होता था और इसके लिए उन्हें और ज्यादा पैसों की जरूरत होती थी और कंपनी अपनी इस जरूरत को अपने इन्वेस्टर्स से पैसा उधार लेकर पूरा करती थी। जो कोई भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस बाजार के मैदान में आते थे, उनके लिए इस स्ट्रेटजी की तरफ खिंचाव बिल्कुल साफ था। जैसा कि एक सीसॉ झूला एक बच्चे को उसके वजन से ज्यादा ऊपर उठाता है, वैसे ही फाइनेंशियल लीवरेज आपकी ताकत को बढ़ाता है, जो है आपकी कमाई। जी हां, आपकी कमाई ही आपकी असली ताकत है, क्योंकि आपने जो अपना पैसा और उधार लिया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया, ये उस पर रिटर्न कमाने में आपकी मदद करता है। बेशक आपकी हारने की पॉसिबिलिटी और हारने के बाद आप कितने पिछड़ जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी को भी ये कई गुना बढ़ा देता है। भाई जाहिर सी बात है, आखिर कर्ज वापस भी तो करना होता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ, और अगर कभी खराब किस्मत के चलते रिटर्न बढ़िया या बढ़ा ही नहीं तो होगा ना भारी नुकसान। वैसे भी स्ट्रेटेजी को फेल हो जाने से नुकसान बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से होने वाले थे। असल में वो नुकसान बाजार की और साथ ही इन्वेस्टर्स और फर्म्स की फाइनेंशियल लाइफ के लिए बड़ा खतरा हो सकते थे। लेकिन ये सब बातें एक समझदार इंसान जो कि दूर की नजर रखता हो, ऐसे लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन इतने सारे जीनियस इकोनॉमिस्ट के भरोसे शायद एलटीसीएम को इन सब बातों से ज्यादा फर्क ना पड़ा हो। इस बात को ऑथर मेरीवेदर की आगे की स्टोरी शेयर करते हुए समझाते हैं कि साल 1993 के शुरुआती महीनों में ही मेरीवेदर ने डेनियल टुल्ली से अपने बिजनेस के लिए लगातार कांटेक्ट बनाने की कोशिश की थी। टुल्ली मेरीवेदर को मेरिल लिंच के लोगों के साथ कांटेक्ट में बनाए रखता था। दरअसल मेरिल लिंच के लोग हेज फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ाया हुआ कैपिटल दिया करते थे और फंड को कैपिटल की ही जरूरत थी। जल्दी ही, सिर्फ कुछ वक्त के बाद ही, मेरिल लॉन्ग टर्म के साथ पार्टनरशिप के लिए राजी हो गए थे, जो कि एलटीसीएम के मुनाफे की तरफ एक और कदम था। कानून के ढीले होने और हेज फंड्स के काम पर गवर्नमेंट के ज्यादा ध्यान न देने की वजह से हेज फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक गर्म लेकिन खतरनाक और जोखिम भरा चारा बन गया था, या सही मायने में कहें तो एक बढ़िया मौका बन गया था। इसलिए हेज फंड में इन्वेस्टर्स को बाजार और बिजनेस की पूरी समझ के साथ ही बहुत ज्यादा काबिल और पेशेवर होने की भी जरूरत थी। मेरीवेदर एलटीसीएम को शुरू करते वक्त 2.5 बिलियन की कैपिटल जुटाना चाहते थे। दूसरे नॉर्मल फंड्स शायद इस राशि की कीमत के 1% से अपनी शुरुआत कर लिया करते थे। एलटीसीएम के बारे में सब कुछ बहुत बड़ा था, बहुत एम्बिशियस था, और इसके लिए बनाए गए प्लान्स भी काफी उमंग और जोश से भरे थे, और इसलिए इसकी फीस भी दूसरे फंड्स की एवरेज फीस से थोड़ी ज्यादा ही थी। जेएम और उसके पार्टनर्स एलटीसीएम को होने वाले फायदे का 25% कमाते थे। इसके साथ ही एसेट्स पर लगने वाला एनुअल चार्ज जो कि 2% था, उसे भी लिया करते थे। ये बात भी नोट करने लायक है। उस वक्त ज्यादातर फंड्स फायदे का 20% और एसेट्स पर लगने वाले चार्ज का सिर्फ 1% ही कमाते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म अपने इन्वेस्टर्स की कमाई से फुल पैसा वसूलती थी। जेएम सोचते थे कि दुनिया भर में एलटीसीएम को चलाने के लिए इतनी फीस चार्ज करना तो जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ उनकी ख्याली इच्छाएं रखने की आदत की तरफ इशारा करता है। साथ ही एलटीसीएम फंड इस बात पर भी जोर देता था कि निवेशक एक बार फंड में आने के बाद कम से कम 3 साल तक निवेश करें, जो कि हेज फंड की दुनिया में लगभग अनसुना सा लॉकअप था। वैसे एलटीसीएम ने लॉकअप काफी सोच समझ कर रखा था। उनके हिसाब से अगर आने वाले वक्त में बाजार हिल जाता है या इसमें किसी तरह की गड़बड़ी आ जाने से यह क्रैश हो जाता है, तो ये ज्यादा फीस के तौर पर लिया हुआ पैसा उनके लिए सही मायने में लॉन्ग टर्म की पूंजी बनकर उनके लिए एक इमरजेंसी आ जाने जैसी मुश्किल की घड़ी में उनका सहारा बनेगा। उस समय ये एक बैंक की तरह हो जाएगा जो अपने डिपॉजिटर्स, जो कि असल में इन्वेस्टर्स होंगे, उन्हें कह सकेगा कि कल वापस आ जाओ। यानी उनका इन्वेस्टर्स का पैसा बिल्कुल सेफ है और वो बाद में लॉन्ग टर्म से इसे वापस ले सकते हैं। चलिए अब आपको आर्बिट्रेज मेथड से होने वाले फायदे के बारे में बताते हैं। दूसरे हेज फंड्स की तरह ही एलटीसीएम भी एक आर्बिट्रेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट के सिस्टम को कंट्रोल करता है।
इसके हिसाब से हेज फंड मैनेजर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा इसको इस उम्मीद के साथ खरीदते और बेचते हैं कि आने वाले समय में कीमतें उनकी पसंद के हिसाब से बदल जाएंगी। इस स्ट्रेटजी को बेहतर ढंग से समझने के लिए सोचिए कि कोई एक कंपनी है और वो, जो कि इस केस में एलटीसीएम है, दो बाजारों में शेयर बेचती है। अगर ये दोनों बाजार एक ही कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई एक ही कंपनी है जो दोनों बाजारों में है, तो दाम भी दोनों बाजारों में एक ही होगा। स्टॉक एक ही कीमत के होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी एक बाजार में स्टॉक की कीमत दूसरे की तुलना में थोड़ी कम होती है। जब ऐसा होता है तो आप कीमत के फिर से बैलेंस में आने से पहले ही स्टॉक खरीदने के मौके का फायदा उठा सकते हैं और उस बाजार में जहां स्टॉक की कीमत कम है वहां से खरीद सकते हैं और इस सस्ते स्टॉक को उसी वक्त दूसरे बाजार में जहां सेम स्टॉक होंगे महंगे दामों में खरीदा जा रहा है वहां उसे बेच सकते हैं। इस तरह सस्ते स्टॉक को महंगी कीमत पर बेचकर आप अपना फायदा कमा लेते हैं। असल में यह स्ट्रेटजी बाजार में चलन का एक खास पहलू है जो एकदम साफ सपनों में देखे जाने वाले सीन नहीं बनाती है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काफी हद तक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की कीमतों में आए उतार चढ़ाव के तेजी से खात्मे पर डिपेंड करती है। ऑथर बताते हैं कि ये एलटीसीएम के लिए काफी फायदेमंद है। इसकी मदद से वो मौकों की पहचान आसानी से कर सकते थे और उन्हें जल्दी से भुनाने या काम में लाने के लिए इन्वेस्टर्स एकेडमिक कैलकुलेशंस, अनुमान और मॉडर्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया करते थे। इस स्ट्रेटजी की बदौलत एलटीसीएम दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा हेज फंड बन गया था। तो इस एपिसोड में आर्बिट्रेज मेथड क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, ये जानने के साथ ही लीवरेज टेक्निक और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी आपको पता चला। आगे के एपिसोड में लॉन्ग टर्म अपने रिटर्न्स बढ़ाने के लिए क्या और कैसे करता था, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। ऑथर बताते हैं कि एलटीसीएम मुनाफे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लीवरेज का इस्तेमाल करता था, जिसका मतलब है कि वो दूसरे बैंकों और इन्वेस्टर से लोन लेता था और लोन लिया हुआ पैसा अपने मामूली शेयर में लगाकर फिर उनसे ज्यादा फायदा यानी पैसा कमाता था। हेज फंड एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की आज के टाइम की कीमतों और आने वाले टाइम की कीमतों के सबसे छोटे अंतर पर भी दांव लगाता था, जिसका मतलब है कि उन्हें जरूरत के हिसाब से काफी रिटर्न पाने के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती थी और फिर उन्हें अमीर इन्वेस्टर से काफी भारी और बड़ी रकम में पैसा मिलता था, लेकिन वो भी एलटीसीएम की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। रिटर्न्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हेज फंड्स को लीवरेज इकट्ठा करने की जरूरत होती थी, जिसका मतलब है कि वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कर्ज का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि ये हमने पहले के एपिसोड में जाना था। एलटीसीएम लीवरेज भी लागू करता है और बहुत ज्यादा उधार भी लेता है, साथ ही इन्वेस्टर्स को बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालच भी देता है। कई बैंक, खासतौर से जर्मनी के डेसनर बैंक और ब्राजील के बैंको गारंटी बैंक ने कंपनी को बड़ी रकम में कैपिटल या कहें पैसे देकर मदद करने के लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि एलटीसीएम की स्ट्रेटजी में आने वाले वक्त में बहुत कम रिस्क होगा और साथ ही स्टॉक और फायदे की गारंटी भी होगी। वो फाइनेंशियल रुकावटों या बाधाओं पर दांव लगाते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स जिन्हें आमतौर पर बाजार के उतार चढ़ाव के काम से ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स में मामूली बदलाव, यहां तक कि अगर बाजार तेजी से गिरता है, इतनी तेजी से कि कोई पहले से इसके गिरने की भविष्यवाणी भी ना कर पाए या खुद संभलने के लायक भी ना रहे, तो भी मुनाफे पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम उनका यानी फंड के इन्वेस्टर्स का तो यही मानना था। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है यह जानने के लिए कि एलटीसीएम ने लीवरेज में कितनी भागीदारी निभाई थी। ऑथर आगे बताते हैं, एलटीसीएम $1 अरब की शुरुआती कैपिटल के साथ $20 अरब तक इन्वेस्ट करने के लिए काफी उधार ले सकता था। यह जानना आपको हैरान कर सकता है, पर इतिहास ने साबित कर दिया है कि बैंक इस तरह के फंड में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े थे, क्योंकि वो एलटीसीएम से मिलने वाले जोखिमों से पूरी तरह से अनजान थे। अब वक्त ऐसा आ गया था कि एलटीसीएम के इन्वेस्टमेंट और उधार को काबू में करने की ताकत मजबूत होती जा रही थी।
वो जहां चाहे कैपिटल लगा सकते थे। दूसरी तरफ बैंकों का इस बात पर ना तो कोई ध्यान था और ना ही कोई कंट्रोल कि उनके पैसों का इस्तेमाल किस तरह और कहां किया जा रहा था। उस वक्त ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एलटीसीएम एक एक्सपर्ट था और एक्सपर्ट पर तो नजर रखने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसा दूसरे इन्वेस्टर्स और बैंकों का मानना था। लेकिन उनका ये एक्सपर्ट मिलने वाले फायदों से अंधा होकर अंदर के फायदे और नुकसान पर कोई सोच विचार नहीं कर रहा था। और उनके इस तरह काम करने के नतीजे कितने भयानक होंगे इसके बारे में दूसरों के साथ साथ खुद एलटीसीएम भी बेखबर था। फंड में शामिल होने वाले बैंकों की बढ़ती लाइन की वजह से फंड के लीवरेज रेशियो में ड्रामेटिक तरीके से बढ़त हुई, और अगर बदकिस्मती से कुछ बुरा होता है तो इससे होने वाले नुकसान के लिए फंड को तैयार रहना था। इससे आपने अभी सीएम के मेन तरीकों के बारे में सीखा है। आगे आप जानेंगे कि इनके सोचने का तरीका सक्सेसफुल या बढ़िया क्यों है। चलिए फिर सफर को जारी रखते हैं और ये जानने के लिए कि लॉन्ग टर्म की सक्सेस का क्या राज था, चलते हैं आगे और एलटीसीएम की सक्सेस के सीक्रेट को जानते हैं। एलटीसीएम एकेडमिक नॉलेज को इन्वेस्टमेंट पर लागू करता है। कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि एकेडमिक चीजें जो साफ तौर से समझ आती हैं उसमें और असल दुनिया में ज्यादा फर्क होता है। लेकिन फाइनेंस के सेक्टर में उनकी ये सोच ज्यादा सच नहीं हो सकती। ऐसा तब माना जाता है जब एक प्रोफेसर और उनके सिद्धांतों और बाजार की भयानक सच्चाई के बीच एक बड़ा अंतर हो। हालांकि एलटीसीएम का मानना है कि इससे काफी फर्क पड़ेगा। उनका मकसद एक्सपर्ट नॉलेज और एकेडमिक प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड में लागू करने का है। नतीजतन हुआ ये कि कंपनी ने बिजनेस की दुनिया में बड़ी हस्तियों की भर्ती की, खासतौर से 1997 के दो नोबेल प्राइज विनर मायरॉन एस स्कॉल्स और रॉबर्ट सी मार्टन जैसे इकोनॉमिक्स से के बड़े जानकारों ने एलटीसीएम के साथ काम करना शुरू कर दिया था, जिनमें हार्वर्ड के रॉबर्ट सी मार्टन अपने समय के माने गए फाइनेंस के बहुत बड़े विद्वान थे। यहां तक कि फाइनेंस के सेक्टर में इनके कॉम्पिटिटर्स भी इन्हें बहुत मानते थे। उन्होंने वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स की बहुत सारी पीढ़ियों को ट्रेनिंग दी थी। इन्होंने जिनको ट्रेनिंग दी थी उनमें से एक नाम एरिक रोजेनफोल्ड का भी शामिल है। 1980 में रोजेनफोल्ड ने मार्टन को सोलोमन का एडवाइजर बनने के लिए मना लिया था, और इसलिए मार्टन आर्बिट्रेज ग्रुप के साथ पहले से ही फ्रेंडली बिहेव किया करते थे। इससे भी ज्यादा जरूरी यह था कि मार्टन ही वो नाम है जिसने लॉन्ग टर्म के लिए न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों जैसे कि यूरोप और एशिया से भी इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोल दिए थे। रॉबर्ट सी मार्टन असल में रॉबर्ट के मार्टन के बेटे थे, जो कि फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सोशल साइंटिस्ट थे। मार्टन ने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का आइडिया दिया था, जिसका मतलब है कि एक ऐसी मानसिक हालत जिसमें कोई इंसान भविष्यवाणियां करता है और उम्मीद करता है कि जैसा उसने सोचा और कहा है वैसा ही होगा। मार्टन सिचुएशन को एक रियल इंसिडेंट बनाना चाहते थे। मार्टन ने अपना बचपन हेस्टिंग ऑन हडसन में बिताया था, जो कि न्यूयॉर्क सिटी से बाहर पड़ता है। उन्होंने बचपन से ही हर चीज से निपटने के लिए शानदार स्ट्रेटजीज बनाकर अपने होशियार होने का सबूत दिया था। उनमें हर मुसीबत से निपटने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करने का एक लाजवाब हुनर था। उन्हें बेसबॉल खेलने का बहुत शौक था। साथ ही बाजार की नई कार्स के मॉडल्स भी उनके लिए एक बढ़िया अट्रैक्शन की जगह हुआ करते थे। वो सचमुच बहुत होशियार थे। उन्होंने पहले अपने खिलाड़ियों के औसत की बैटिंग की और फिर लगभग सारे अमेरिकन ऑटोमोबाइल के इंजन स्पेस को ध्यान से याद किया। वो कभी कभी पोकर भी खेला करते थे। पोकर एक तरह का कार्ड से खेले जाने वाला गेम है। इसे दो या दो से ज्यादा लोग खेल सकते हैं। इसमें खिलाड़ी कार्ड्स पर अपने दांव लगाकर पैसे जीतते हैं। इसे कई लोग ब्लफ के नाम से भी जानते हैं। इस खेल में वो अपने स्टूडेंट्स को पछाड़ने के लिए एक लाइट बल्ब को घूरते थे और अपने कॉम्पिटिटर को हरा देते थे। इसके कुछ वक्त के बाद जब वो कालटेक के लिए काम कर रहे थे, तब उनके मन में एक और इंटरेस्ट जागा, जो था इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट। जब न्यूयॉर्क का इन्वेस्टमेंट मार्केट खुलता तो सुबह के 6 बजे उठकर वो कुछ घंटे ब्रोकरेज पर बिताते और बाजार के हालात पर भी एक नजर मार लिया करते थे। वो अक्सर लोकल ब्रोकरेज 6:30 बजे पहुंच जाया करते थे। इसके बाद वो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए MIT भी गए थे। साल 1960 के आखिर में सभी इकोनॉमिस्ट ने फाइनेंस को मैथमेटिकल डिसिप्लिन्स में बदलना शुरू कर दिया था। मार्टन उस समय एक मशहूर नाम पॉल सेमुल्सन
की विंग के नीचे काम किया करते थे, जिन्होंने फाइनेंस की दुनिया की एक नई फील्ड को इन्वेंट किया था। तब तक इकोनॉमिक्स ने बाजार कैसा दिखता है या प्रिंसिपल के तौर से जाने तो किस वक्त बाजार देखना चाहिए, ये समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स बनाए थे। मॉर्टन ने एक न्यूटोनियन अंदाज में लंबी छलांग लगाई, जिनमें बड़े रूप से छोटे छोटे मोमेंट्स की एक बड़ी कतार में मॉडलिंग की कीमतें अरेंज करना जैसे काम शामिल थे, जिसे उन्होंने कंटिन्यूअस टाइम फाइनेंस का नाम दिया, जिसका मतलब है लगातार टाइम में फाइनेंस। मार्टिन ने जो भी कुछ किया था उसने फाइनेंस के सेक्टर में एक गहरी छाप छोड़ी थी। उनका एक्सप्लेनेशन ब्लू नोट्स एक शानदार तोहफा बन गया था। ये हमने जाना उन नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में जो एलटीसीएम के साथ काम कर रहे थे। इन कामयाब नामों द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी यानी कि एलटीसीएम अनगिनत इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब रही थी। यहाँ तक कि कई कॉलेजेस और रिसर्च सेंटर्स भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए थे। खासतौर से सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी यूएसए ने $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा दिलचस्पी के पीछे की वजह यह थी कि एकेडमिशियंस का मानना था कि उन्होंने रिस्क को पूरी तरह खत्म कर दिया। एक्सपर्ट जिस कंपनी को चलाते हैं उसमें भला कैसा रिस्क? आमतौर पर एक डॉडगी सेल्समैन कहेगा कि अपने इन्वेस्टमेंट में जोखिम कम करें, लेकिन एलटीसीएम इसके बिल्कुल उल्टा था। ऑथर बताते हैं कि वास्तव में जब भी कभी कुछ बुरा होने की बात आती है, जिन्हें हम जोखिम कहते हैं, तो वो उन जोखिमों में भी बहुत सीधे और साफ तौर से काम करते थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हालांकि काम करने का ये सीधा तरीका कुछ तौर पर एलटीसीएम के स्टैंडर्ड्स और उनकी वैल्यूज को दिखाता है। उनका मानना था कि एक जीनियस एकेडमिक टीम के साथ वो जोखिमों की इतनी सटीक गिनती कर सकते हैं कि जोखिम उनके काबू में रहेगा या यहाँ तक कि पूरा हटा दिया जाएगा। उनका कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस मैथ्स के फार्मूला से भरा हुआ था, फार्मूला जो लंबे चौड़े रूप से बने थे। अजीब बात है कि बेमिलावटी और शानदार मार्केट परफॉर्मेंस की ऐतिहासिक जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने बहुत ध्यान से इस फ्यूल को यानी कि फार्मूले को निकाला था। पिछली घटना पर बाजार के रिएक्शन का सावधानी से ध्यान रखते हुए एलटीसीएम के मैनेजर्स खुद को आने वाले समय की भविष्यवाणी करने के लायक समझते थे और उम्मीद करते थे इस तरीके से उन्हें होने से पहले रिस्क और खतरों को पहचानने और उनसे बचने में मदद मिलेगी। एलटीसीएम यही सोचता था। इस अट्रैक्टिव और शानदार लगने वाले एकेडमिक नजरिए ने इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंशियल ढंग से अट्रैक्ट किया और एलटीसीएम की शानदार सक्सेस में हिस्सेदार भी बने। दोस्तों, 1990 के दशक में हेज फंड का काफी नाम बढ़ा, लेकिन दूसरे हेज फंड्स के मुकाबले एलटीसीएम अभी भी कहीं ज्यादा ऊंचा नाम था। 1990 में हेज फंड में इन्वेस्ट करना एक ट्रेंड बन गया था। हेज फंड अमेरिका में तेजी से बढ़े, जो 1998 में 200 से बढ़कर 3000 हो गए। लोगों ने हेज फंड में नयापन, रोमांच और सबसे बढ़कर अनबिलीवेबल तरीके से बहुत ज्यादा रिटर्न पाया। लेकिन मौजूदा हेज फंड्स में एलटीसीएम साइज, रेपुटेशन और इंटरेस्ट रेट के मामले में सबसे अलग और बढ़िया था। बड़े सितारों की एक टीम द्वारा मैनेज किए जाने वाला एलटीसीएम एक ऐसा नाम था जिसके साथ हर इन्वेस्टर जुड़ना चाहता था। कई अमीरों के साथ साथ कंपनीज भी इस बड़े से केक का एक हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखती थी। उस वक्त एलटीसीएम का साइज दुनिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड से 2.5 गुना बड़ा था और साथ ही अपने कॉम्पिटिटर से 4 गुना बड़ा था। लॉन्ग टर्म लेहमन ब्रदर्स या मॉर्गन स्टेनले जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तुलना में ज्यादा कैश और प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता था। चलिए आपको एलटीसीएम का यही सुहाना सफर और बताते हैं। लॉन्ग टर्म बहुत किस्मत वाली थी। ऐसा लगता था मानो खुद भगवान इस पर मेहरबान हो। एलटीसीएम ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट मार्केट में इस तरह से लगाया मानो वॉल स्ट्रीट्स के ऊपर पैसे बरसाने वाले बादल इकट्ठा हो गए हों। इन्वेस्टर्स उस वक्त बादलों में रुके हुए पानी मतलब पैसों के लिए तरसते थे, यानी कि वो हालात के सही होने की आस रखते थे। लेकिन ऐसे वक्त में जब बाजार में एकदम उथल पुथल हो तो आगे क्या होगा इसका अंदाजा किसी के लिए भी लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। जब सब कुछ उम्मीदों से उल्टा साबित हो रहा हो तो ऐसे हालात में अपॉर्चुनिटीज ही सबसे सही साबित होती है। ऑथर बताते हैं साल 1994 में फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए और इसके साथ ही बॉन्ड्स की कीमतें इतनी गिर गईं जितना कि उन्हें नहीं गिरना चाहिए था।
30 सालों का ट्रेजरी बॉन्ड 16% तक गिर चुका था। इसकी यील्ड में बढ़ोतरी हुई थी। इसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई थी। इन्वेस्टर्स ने इन्हें बेचने की कोशिश की और उनकी इस बेकार कोशिश ने फैलाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। जब बाजार में फ्लैट प्राइस हो, यानी जब कीमत ना तो बढ़े और ना ही कम हो, मतलब स्टेबल हो, तो ट्रेडिंग एक धीमी खेल जैसी लगने लगती है। लेकिन इससे उल्टा जब बाजार में कीमतें तेजी से चक्कर खाते हुए घूमती हैं, जैसे कि कोई छोटी नदी और उसकी लहरें शांत नदी में बुलबुले बना रही हों, लेकिन ये एक लहर की सिक्योरिटी के साथ खींची जाती हैं जो ऊपर होती हैं, और एक के पीछे एक चलने वाले बॉन्ड्स जिनका सफर एकदम खुशहाल गुजरा हो, अब अलग हो गए थे। और इसके साथ ही पहले से अंदाजा लगाए हुए सिंक या जुड़े हुए बॉन्ड्स अब स्प्रेड यानी फैलाव की वजह से सिंक से बाहर हो चुके थे, यानी अलग हो चुके थे। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कमजोर थे या बाजार में खुद को अनसेफ महसूस कर रहे थे, वो किसी भी कीमत पर अपने एसेट्स बेचने को तैयार थे। और अगर ऐसे इन्वेस्टर्स बाजार में ज्यादा नंबर में हुए तो ये काफी चिंता की बात थी, क्योंकि ये पूरे बाजार में ऐसी बाढ़ लाने के लिए काफी थे जो सब कुछ बहाकर ले जाने की ताकत रखती थी। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो अपनी कैपिटल यानी लगाए गए पैसे और अपनी होशियारी पर ही अटके हुए थे। शायद उन्हें किसी खास मौके की तलाश थी। एलटीसीएम में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक की कई वजहों से तुलना की जाती थी। सबसे पहले तो अच्छे बाजार की वजह से, बैंकों के पास काफी बड़े अमाउंट में कैपिटल का होना। इसके अलावा बैंकर या इन्वेस्टर इस पैसा बनाने वाली मशीन को लेकर एक्साइटेड थे। वो बिना इंटरेस्ट की परवाह किए एलटीसीएम को उधार भी देते थे। ये वो रेट था जो बैंकर आमतौर पर इंटरेस्ट लेते समय मांगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हर $100 के लिए जो बैंक उधार देता है, उन पर बकाया पैसा सिर्फ कुछ परसेंट है, और फंड पहले ही $100 से ज्यादा उधार ले चुका है। जरा सोचिए कि उन्होंने कितना उधार लिया था। खास शर्तों के बावजूद उन्हें अभी भी बैंक क्रेडिट में $100 से $200 मिलियन का भुगतान करना पड़ रहा था। लॉन्ग टर्म को मिलने वाले सभी एहसानों के साथ एलटीसीएम अभी सच में जितना है उससे ज्यादा हेल्थी शेल था, जिसमें से इसका एक हिस्सा मामूली घोटालों का था। हालांकि वो बैंकों के लिए 3 महीनों में एक बार और इन्वेस्टर्स के लिए हर महीने से यानी मंथली बेसिस पे प्रॉपर्टी और देनदारों की रिपोर्ट करते थे। रिपोर्टिंग हमेशा साफ और सरल नहीं होती है, आमतौर पर सिर्फ साधारण निचोड़ वाली जानकारियों के लिए होती है। एलटीसीएम की सक्सेस हमेशा के लिए नहीं थी, उसमें अब दरारें दिखने लगी थीं। ऑथर बताते हैं कि साल 1994 में एलटीसीएम ने 28% कमा लिया था, जो कि बहुत ज्यादा था, क्योंकि औसत बॉन्ड इन्वेस्टर्स इतना ही पैसा खो चुके थे। जेएम ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपने निवेशकों को आने वाले समय में होने वाले नुकसानों की संभावनाओं और कुछ दूसरी संभावनाओं के बारे में बताया। साथ ही ये भी लिखा कि दोबारा ऐसा फायदा हो, ऐसा होने की उम्मीद ना करें, क्योंकि हर बार ऐसा फायदा ही हो ये जरूरी नहीं होता। मार्टोन और स्कोल्स ने अपने मैथ्स की एक्सपर्ट नॉलेज का इस्तेमाल सटीक मैथमेटिकल उलझनों को विकसित करने और ये पक्का अंदाजा लगाने के लिए किया कि वो कब और कितना खो सकते थे। एलटीसीएम ने होने वाले जोखिमों के अंदाजे के साथ अतीत यानी कि बीते वक्त में हो चुके ठहराव को जोड़ते हुए व्यापार के हर पहलू को मापने की कोशिश की। असल में वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें कि मैथ्स की डिजिट्स की मदद से जोखिमों को कैसे मैनेज किया या संभाला जा सकता है। एलटीसीएम ट्रेड स्प्रेड का फायदा उठाने की एक कोशिश थी। ट्रेड स्प्रेड का मतलब है बेचने और खरीदने के बीच का गैप, जो किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या करेंसी में हो सकता है, जो ये दिखाती है कि वो ऐसे भविष्य जो निवेश बाजार के लिए ठीक नहीं है, उसमें कोई ऐसी हलचल हो सकती है या होने वाली है जो बाजार के लिए ठीक नहीं है। तो इससे होने वाले जोखिम कैसे हो सकते हैं? उनके हिसाब से अगर वो जोखिमों का अंदाजा उसके होने से पहले ही जान लेंगे तो वो इससे औरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर ढंग से निपट पाएंगे। इसे लेकर स्कोल्स ने एक धारणा बनाई जो कुछ इस तरह की थी कि एक सुरक्षा की कंडीशन ठहरी हुई यानी कि स्टेबल है। मॉर्टन ने उस धारणा को एक कदम आगे बढ़ाया और ये मान लिया कि कीमतों में बिना किसी उछाल के व्यापार होगा। मॉर्टन ने पाया कि एक व्यापारी जो एक विकल्प की कीमत और स्टॉक की दोनों कीमत रखता है, तो वो व्यापारी बिना जोखिम वाले आर्बिट्रेज ग्रुप में काम कर सकता है, बल्कि वो तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। और साथ ही ये लॉन्ग टर्म की हेजिंग स्ट्रेटेजीज में एक जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक साबित होगा।
ऑथर आगे बताते हैं कि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने ब्लैक, स्कोल्स और मार्टन के तहत या फिर उनके साथ पढ़ाई की थी, जिन्होंने यूजीन फार्मा जैसे धारणाओं में गलतियां पाई। उन्होंने पाया कि नॉर्मल होने वाली कीमतों की तुलना में इन कीमतों में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के टेल एंड्स, कई अमीरों के साथ साथ कंपनीज भी इस बड़े से केक का एक हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखती थी। उस वक्त एलटीसीएम का साइज दुनिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड से 2.5 गुना बड़ा था और साथ ही अपने कॉम्पिटिटर से 4 गुना बड़ा था। लॉन्ग टर्म लेहमन ब्रदर्स या मॉर्गन स्टेनले जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तुलना में ज्यादा कैश और प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता था। इन्वेस्टर जुड़ना चाहता था। कई अमीरों के साथ साथ कंपनीज भी इस बड़े से केक का एक हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखती थी। उस वक्त एलटीसीएम का साइज दुनिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड से 2.5 गुना बड़ा था और साथ ही अपने कॉम्पिटिटर से 4 गुना बड़ा था। लॉन्ग टर्म लेहमन ब्रदर्स या मॉर्गन स्टेनले जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तुलना में ज्यादा कैश और प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता था। चलिए आपको एलटीसीएम का यही सुहाना सफर और बताते हैं। लॉन्ग टर्म बहुत किस्मत वाली थी। ऐसा लगता था मानो खुद भगवान इस पर मेहरबान हो। एलटीसीएम ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट मार्केट में इस तरह से लगाया मानो वॉल स्ट्रीट्स के ऊपर पैसे बरसाने वाले बादल इकट्ठा हो गए हों। इन्वेस्टर्स उस वक्त बादलों में रुके हुए पानी मतलब पैसों के लिए तरसते थे, यानी कि वो हालात के सही होने की आस रखते थे। लेकिन ऐसे वक्त में जब बाजार में एकदम उथल पुथल हो तो आगे क्या होगा इसका अंदाजा किसी के लिए भी लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। जब सब कुछ उम्मीदों से उल्टा साबित हो रहा हो तो ऐसे हालात में अपॉर्चुनिटीज ही सबसे सही साबित होती है। ऑथर बताते हैं साल 1994 में फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए और इसके साथ ही बॉन्ड्स की कीमतें इतनी गिर गईं जितना कि उन्हें नहीं गिरना चाहिए था। 30 सालों का ट्रेजरी बॉन्ड 16% तक गिर चुका था। इसकी यील्ड में बढ़ोतरी हुई थी। इसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई थी। इन्वेस्टर्स ने इन्हें बेचने की कोशिश की और उनकी इस बेकार कोशिश ने फैलाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। जब बाजार में फ्लैट प्राइस हो, यानी जब कीमत ना तो बढ़े और ना ही कम हो, मतलब स्टेबल हो, तो ट्रेडिंग एक धीमी खेल जैसी लगने लगती है। लेकिन इससे उल्टा जब बाजार में कीमतें तेजी से चक्कर खाते हुए घूमती हैं, जैसे कि कोई छोटी नदी और उसकी लहरें शांत नदी में बुलबुले बना रही हों, लेकिन ये एक लहर की सिक्योरिटी के साथ खींची जाती हैं जो ऊपर होती हैं, और एक के पीछे एक चलने वाले बॉन्ड्स जिनका सफर एकदम खुशहाल गुजरा हो अब अलग हो गए थे। और इसके साथ ही पहले से अंदाजा लगाए हुए सिंक या जुड़े हुए बॉन्ड्स अब स्प्रेड यानी फैलाव की वजह से सिंक से बाहर हो चुके थे, यानी अलग हो चुके थे। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कमजोर थे या बाजार में खुद को अनसेफ महसूस कर रहे थे, वो किसी भी कीमत पर अपने एसेट्स बेचने को तैयार थे। और अगर ऐसे इन्वेस्टर्स बाजार में ज्यादा नंबर में हुए तो ये काफी चिंता की बात थी, क्योंकि ये पूरे बाजार में ऐसी बाढ़ लाने के लिए काफी थे जो सब कुछ बहाकर ले जाने की ताकत रखती थी। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो अपनी कैपिटल यानी लगाए गए पैसे और अपनी होशियारी पर ही अटके हुए थे। शायद उन्हें किसी खास मौके की तलाश थी। एलटीसीएम में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक की कई वजहों से तुलना की जाती थी। सबसे पहले तो अच्छे बाजार की वजह से, बैंकों के पास काफी बड़े अमाउंट में कैपिटल का होना। इसके अलावा बैंकर या इन्वेस्टर इस पैसा बनाने वाली मशीन को लेकर एक्साइटेड थे। वो बिना इंटरेस्ट की परवाह किए एलटीसीएम को उधार भी देते थे। ये वो रेट था जो बैंकर आमतौर पर इंटरेस्ट लेते समय मांगते हैं। एग्जाम्पल के लिए हर $100 के लिए जो बैंक उधार देता है, उन पर बकाया पैसा सिर्फ कुछ परसेंट है और फंड पहले ही $100 से ज्यादा उधार ले चुका है। जरा सोचिए कि उन्होंने कितना उधार लिया था। खास शर्तों के बावजूद उन्हें अभी भी बैंक क्रेडिट में $100 से $200 मिलियन डॉलर का भुगतान करना पड़ रहा था। लॉन्ग टर्म को मिलने वाले सभी एहसानों के साथ एलटीसीएम अभी सच में जितना है उससे ज्यादा हेल्थी शेल था, जिसमें से इसका एक हिस्सा मामूली घोटालों का था। हालांकि वो बैंकों के लिए 3 महीनों में एक बार और इन्वेस्टर्स के लिए हर महीने से यानी मंथली बेसिस पे प्रॉपर्टी और देनदारों की रिपोर्ट करते थे। रिपोर्टिंग हमेशा साफ और सरल नहीं होती है, आमतौर पर सिर्फ साधारण निचोड़ वाली जानकारियों के लिए होती है। एलटीसीएम की सक्सेस हमेशा के लिए नहीं थी, उसमें अब दरारें दिखने लगी थीं। ऑथर बताते हैं कि साल 1994 में एलटीसीएम ने 28% कमा लिया था,
जो कि बहुत ज्यादा था, क्योंकि औसत बॉन्ड इन्वेस्टर्स इतना ही पैसा खो चुके थे। जेएम ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपने निवेशकों को आने वाले समय में होने वाले नुकसानों की संभावनाओं और कुछ दूसरी संभावनाओं के बारे में बताया। साथ ही ये भी लिखा कि दोबारा ऐसा फायदा हो, ऐसा होने की उम्मीद ना करें, क्योंकि हर बार ऐसा फायदा ही हो ये जरूरी नहीं होता। मार्टोन और स्कोल्स ने अपने मैथ्स की एक्सपर्ट नॉलेज का इस्तेमाल सटीक मैथमेटिकल उलझनों को विकसित करने और ये पक्का अंदाजा लगाने के लिए किया कि वो कब और कितना खो सकते थे। एलटीसीएम ने होने वाले जोखिमों के अंदाजे के साथ अतीत यानी कि बीते वक्त में हो चुके ठहराव को जोड़ते हुए व्यापार के हर पहलू को मापने की कोशिश की। असल में वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें कि मैथ्स की डिजिट्स की मदद से जोखिमों को कैसे मैनेज किया या संभाला जा सकता है। एलटीसीएम ट्रेड स्प्रेड का फायदा उठाने की एक कोशिश थी। ट्रेड स्प्रेड का मतलब है बेचने और खरीदने के बीच का गैप, जो किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या करेंसी में हो सकता है, जो ये दिखाती है कि वो ऐसे भविष्य जो निवेश बाजार के लिए ठीक नहीं है, उसमें कोई ऐसी हलचल हो सकती है या होने वाली है जो बाजार के लिए ठीक नहीं है। तो इससे होने वाले जोखिम कैसे हो सकते हैं? उनके हिसाब से अगर वो जोखिमों का अंदाजा उसके होने से पहले ही जान लेंगे तो वो इससे औरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर ढंग से निपट पाएंगे। इसे लेकर स्कोल्स ने एक धारणा बनाई जो कुछ इस तरह की थी कि एक सुरक्षा की कंडीशन ठहरी हुई यानी कि स्टेबल है। मॉर्टन ने उस धारणा को एक कदम आगे बढ़ाया और ये मान लिया कि कीमतों में बिना किसी उछाल के व्यापार होगा। मॉर्टन ने पाया कि एक व्यापारी जो एक विकल्प की कीमत और स्टॉक की दोनों कीमत रखता है, तो वो व्यापारी बिना जोखिम वाले आर्बिट्रेज ग्रुप में काम कर सकता है, बल्कि वो तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। और साथ ही ये लॉन्ग टर्म की हेजिंग स्ट्रेटेजीज में एक जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक साबित होगा। ऑथर आगे बताते हैं कि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने ब्लैक, स्कोल्स और मार्टन के तहत या फिर उनके साथ पढ़ाई की थी, जिन्होंने यूजीन फार्मा जैसे धारणाओं में गलतियां पाई। उन्होंने पाया कि नॉर्मल होने वाली कीमतों की तुलना में इन कीमतों में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के टेल एंड्स मार्टन के टेल एंड से अलग थे, मतलब कि आखिर में सब कुछ सोच समझकर जो नतीजे सामने आए वो अलग अलग थे। और इस फैक्ट की वजह से उन्हें लगा कि वो अब और भी ज्यादा गर्व से फूल गए हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल ब्लैक मंडे था। ब्लैक मंडे असल में स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बुरा दिन था। ये बात सच है कि उन दिनों ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इन्वेस्टर्स बहुत भारी नुकसान पहले से उठा रहे थे। लेकिन 19 अक्टूबर 1987 के दिन स्टॉक की कीमतें 20% तक गिर चुकी थी, क्योंकि स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट एक ही दिन में दर्ज हुई थी। इसलिए इस दिन को ब्लैक मंडे डिक्लेयर कर दिया गया। दोस्तों, ऑथर बताते हैं साल 1996 के स्प्रिंग सीजन तक लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के पास $140 बिलियन की प्रॉपर्टी थी, जो लॉन्ग टर्म के अंदर की कैपिटल का 30 गुना थी। हालांकि लगभग सभी को इस बारे में पता नहीं था। लॉन्ग टर्म वॉल स्ट्रीट के किसी भी फंड का दुगना था। उनकी कामयाबी या सक्सेस एक अचंभे की तरह आई थी। उस समय लगभग सिर्फ 30 व्यापारियों के साथ लॉन्ग टर्म में एक बड़ी रेट से बढ़त हुई। लॉन्ग टर्म के इतने बड़े स्प्रेड और उसकी आसमान छूती कामयाबी वॉल स्ट्रीट की दूसरी कंपनियों के लिए परेशानी का सबब बन गई थी। इससे वॉल स्ट्रीट के सीईओ ने यह महसूस किया कि बड़े पैमाने के कंपटीशन से बचने के लिए लॉन्ग टर्म ने उन्हें अंधेरे में रखा है। लॉन्ग टर्म साल में सिर्फ एक बार कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन सीएफटीसी को अपने नंबर की रिपोर्ट कर रहा था, जबकि दूसरी सारी फर्म्स अपनी रिपोर्ट 3 महीने से एक बार दे रही थी। इसने बैंकों को परेशान कर दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि खास ट्रेड्स में लॉन्ग टर्म कितना बड़ा था। इस वजह से सोलोमन ब्रदर्स जैसी फर्मों से रिश्ता या कोई भी कनेक्शन बहुत दूर हो चुका था, और इसके साथ ही मेरिल लिंच और लॉन्ग टर्म के बीच के रिश्ते बहुत मजबूत हो गए और एलटीसीएम ने ज्यादा पैसा बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया। बातचीत के बाद मेरिल लिंच ने रेपो फाइनेंसिंग के लिए $6.5 बिलियन अपनी तरफ से दिए। हालांकि उनकी वापसी के बारे में सब कुछ अनश्योर था, यानी कुछ भी पुख्ता नहीं था। ये सब जानते हुए भी मेरिल लिंच का मानना था कि उनके साथ काम करने के काबिल होने के लिए एलटीसीएम की फाइनेंसिंग होना बहुत जरूरी है, और साथ ही इसकी मदद से मेरिल लॉन्ग टर्म का ऑर्डर फ्लो भी देख पाते। लॉन्ग टर्म भी अपने फंड की मदद के लिए चेज
जो एक कंपनी है उससे लगातार कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था। इसने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में भर्ती शुरू की। इससे पहले चेस का मानना था कि एलटीसीएम में इन्वेस्ट करना बहुत नया है, क्योंकि वो इसके बारे में कुछ खास जानते ही नहीं थे। लेकिन 2 साल बाद चेस ने ग्लोबल क्रेडिट के चीफ डेविड पी फ्लग ने इंटरेस्ट स्वैप से एलटीसीएम को फाइनेंस देने के लिए सहमति जताई और उन्हें उनके यील्ड कर्व स्वैप पर भी उनका साथ दिया। बदले में एलटीसीएम ने चेस को अपने फंड में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भेजा। हालांकि इस डील ने एलटीसीएम की काफी मदद भी की। वो सच में एक ऐसा बैंक चाहते थे जो जरूरत पड़ने पर उन्हें लिक्विड एसेट्स यानी नकदी दे सके। डेविड पी फ्लग ने लॉन्ग टर्म को कई अलग अलग बैंकों से $500 मिलियन के रिवॉल्विंग लोन के लिए सहमत करवाने में बहुत मदद की थी। लॉन्ग टर्म के यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के साथ भी काफी अच्छे बिजनेस रिलेशन थे। चेस के साथ व्यापार करने के बाद लॉन्ग टर्म ने आगे बढ़ने और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के साथ जुड़ने पर बातचीत करने का फैसला किया। लॉन्ग टर्म का मेन गोल यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के साथ वारंट पर एक समझौता करना था। बहुत लंबे वक्त की बातचीत के बाद यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड लॉन्ग टर्म से वारंट खरीदने को तैयार हो गया था और इससे बैंक को भारी फायदा या बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। अब तक के सफर के बाद एलटीसीएम ने महसूस किया कि बॉन्ड आर्बिट्रेज, जो कि एक कंपटीशन की तरह लग रही थी, वो अब अपने पूरे जोर पर है। इससे मेरीवेदर के दिमाग में जो थॉट्स आए वो इस तरह बढ़ रहे थे कि उनकी फर्म अपने एरिया को बड़ा तो कर ही रही थी, लेकिन वो अब चाहते थे कि उनकी फर्म हेज फंड के नॉर्मल से दायरे के बाहर आकर बाहर के बिजनेस मॉडल्स के लिए अपने दिमाग को और काम करने के तरीकों को आजमाए। $5 अरब से ज्यादा की इक्विटी के साथ लॉन्ग टर्म को इन्वेस्ट करने की जरूरत थी ताकि इसकी वापसी की दर को बनाए रखा जा सके। उन्होंने कमर्शियल मॉर्गेजेस में जाने का फैसला किया। कमर्शियल मॉर्गेजेस में कोई भी बिजनेस का मालिक किसी भी अपनी प्रॉपर्टी या अपने एसेट्स को गिरवी रखकर बदले में पैसे उधार ले सकता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म कमर्शियल मॉर्गेज में गया तो बदले में इसने बाजार को बहुत नुकसान पहुंचाया और आखिर में दुर्घटनाग्रस्त भी कर दिया। एलटीसीएम के आने से पहले बाजार हर साल $30 अरब के नए इश्यूज पर था, लेकिन एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए रातों रात एलटीसीएम ने उन्हें $60 अरब में बदल दिया था। ऑथर आगे बताते हैं कि कमर्शियल मॉर्गेज बाजार में इन्वेस्ट करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म ने विदेशों में इक्विटी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। जिन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनमें से नीदरलैंड का रॉयल डच पेट्रोलियम और इंग्लैंड का शेल ट्रांसपोर्ट भी शामिल था। विदेशों में एलटीसीएम के रिप्रेजेंटेटर विक्टर हंगानी ने कुल $2.3 बिलियन का दांव लगाया था, आधा शेल पर और आधा रॉयल डच पर। लॉन्ग टर्म ने अमेरिका में इक्विटी पर इन्वेस्ट करने का भी फैसला किया। एलटीसीएम रिप्रेजेंटेटर लेरी हिली ब्रांड ने मर्जर आर्बिट्रेज में दांव लगाना शुरू किया। ये एक ऐसा एरिया था जिसमें लॉन्ग टर्म की एक्सपर्टाइज और नॉलेज जीरो यानी बिल्कुल ना के बराबर थी, लेकिन हिली ब्रांड ने फिर भी इन्वेस्ट करने का फैसला किया। हिली ब्रांड ने सीबीएस के साथ एक समझौता किया जिसे फर्म के इतिहास में सबसे विवाद में रहने वाला सौदा कहा जाता है। उस वक्त गर्मियों का मौसम था और उन्हीं गर्मियों में लॉन्ग टर्म को एक बुरी खबर मिली कि एमसीआई के मर्ज होने की कीमत बहुत कम हो गई थी और एमसीआई के स्टॉक में तेजी से गिरावट आई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि लॉन्ग टर्म को रातों रात $150 बिलियन का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि इतना बड़ा नुकसान एलटीसीएम ने पहले कभी नहीं उठाया था। एलटीसीएम के बड़े जोखिम लेने का ये पहला इशारा था। हालांकि कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिली कि मर्टोन और स्कॉल्स ने इकोनॉमिक्स में नोबेल मेमोरियल प्राइज जीता। दरअसल ये प्राइज उनको डेरिवेटिव की कीमतों का पता लगाने वाले उनके नए मेथड के लिए मिला था। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन एलटीसीएम तो फेलियर के रास्ते पर चल पड़ा था। अब आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों और कैसे एलटीसीएम फेल हो गया। तो चलिए आपको ऑथर के शेयर की हुई बातों के साथ ही बताते हैं कि एलटीसीएम के फेलियर की बड़ी वजह क्या रही। 1997 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की मुसीबत आई तो एलटीसीएम के मॉडल ने उन्हें लापरवाह फैसले लेने के लिए उकसाया। हालांकि एलटीसीएम का एकेडमिक मॉडल काफी सिंपल है, लेकिन फिर भी इसमें एक खतरनाक गलती थी, इंसानी गलती।
इससे कोई भी मॉडल नहीं बच सकता है। एलटीसीएम है कि पैसों की प्रॉब्लम सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड अमाउंट है जो अंदाजा लगाने लायक या अंदाजा लगाने वाले लोगों द्वारा चलाई जाती है, लेकिन नहीं, इंसानी फितरत बिना लॉजिक वाली, सेंसिटिव और घबराहट वाली होती है। यही वो कंट्रडिक्शन है, यानी कि वो स्टेज है जब हम अपने आप से डिबेट कर रहे होते हैं और किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। और यही वजह थी जो एलटीसीएम के लिए परेशानी वाली बात रही। ये परेशानियां 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से शुरू हुई, जब थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया ने अचानक कीमतों में गिरावट दर्ज की। ये एलटीसीएम के सामने एक सवाल उठाता है कि क्या उन्हें उन एरिया और प्रोडक्ट्स के लिए एक लिमिट बनानी चाहिए जिनमें वो सिक्योर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे अनसर्टेन टाइम और नतीजे वाले समय में लोग अक्सर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चुनते हैं, जो ज्यादा रिटर्न तो नहीं देते पर कम से कम सेफ हैं। हालांकि एलटीसीएम ने अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया था। उन्होंने एक जोखिम भरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट इक्विटी में अपनी पार्टनरशिप बढ़ाई। मॉडल के हिसाब से रिस्क पैसा बनाने का अच्छा मौका है। उन्होंने पेयर्ड शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पेयर्ड शेयर्स का मतलब है एक ही कंपनी के अलग अलग शेयर्स जिन्हें एक सिंगल कॉरपोरेशन हैंडल करती है। एग्जाम्पल के लिए वो रॉयल डच पेट्रोलियम और शेल ट्रांसपोर्ट इंग्लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये दोनों इंटरनेशनल ग्रुप्स रॉयल डच शेल का हिस्सा हैं। हालांकि इन प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के बावजूद एलटीसीएम अभी भी पूरे जोर से निवेश करता है, क्योंकि मॉडल के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एक खुली कंडीशन के साथ बॉन्ड बेचते हैं। वो फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देते हैं ताकि अमेरिका की एक्सचेंज रेट के बदलाव से बचते हुए फर्म रूसी बाजार में खरीदारी कर सके। जब 1997 में मुसीबत टूटी तो एलटीसीएम के मुनाफे में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके और अपने मॉडल के हिसाब से उन्होंने काम को जारी रखा और धीरे धीरे खुद को गड्ढे में गिरने के लिए उसके करीब धकेलते गए। जैसा कि आपने देखा कि फैंसी एलटीसीएम ने कमाल की कामयाबी हासिल की, लेकिन ऊंची चढ़ाई चढ़ने का मतलब है दर्द से गिरना। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको उन गलतियों को जानने में मदद मिलेगी जो एलटीसीएम को नाकामयाबी की तरफ ले जाती हैं। दोस्तों, ऑथर बताते हैं एलटीसीएम के एक्सपर्ट्स ने जो मॉडल बनाया और उसके हिसाब से जो किया, वो सिर्फ एक बेस है कि अगर कोई हादसा होता है तो बाजार अपनी पहले वाली कंडीशन में लौट आएगा। एक झूले की तरह आप एक बार जोर लगाते हैं और ये बार बार ऊपर नीचे जाएगा, पर आखिर में अपनी पहली वाली पोजीशन में लौट ही आएगा। एलटीसीएम के मॉडल के मुताबिक झूला और एक बाजार एक जैसे ही हैं। यही वजह थी कि फंड ने एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त एक लापरवाह स्ट्रेटेजी को चुना। वो बाजार में गिरावट को एक छोटा सा इंसिडेंट समझते रहे। उन्हें लगता था कि बाजार वक्त के साथ नॉर्मल हो जाएगा और उनकी किस्मत के दरवाजे खोल देगा। लेकिन अफसोस, उनकी ये सोच सच्चाई से बहुत दूर थी। बदकिस्मती से बाजार पहले जैसी कंडीशन में नहीं लौटा। ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर बिना सर पैर वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अपने सभी शेयर्स को बाहर निकाल लेते हैं और हड़बड़ाहट में बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट का एक सेफ तरीका है। लेकिन एलटीसीएम के लिए तो उनका मॉडल ही उनका सबसे बड़ा गाइड था और उसके हिसाब से उन्हें दूसरों की तरह बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए उन्होंने क्या किया होगा। जी हां, आप सही हैं। वो अपने गाइड की बात सुनते हुए रिस्क के बावजूद आगे बढ़े और उनका यह कदम उनके लिए बहुत महंगा साबित हुआ। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की मुसीबत के बाद एलटीसीएम को पहली बार अपनी लाइफ में कई महीनों तक भारी नुकसान का एहसास हुआ था। 1998 में लॉन्ग टर्म ने इक्विटी अनस्टेबिलिटी को कम करना शुरू कर दिया। दरअसल इसे इक्विटी वॉल्यूम कहा जाता है और यह कॉन्सेप्ट ब्लैक स्कोल्स मॉडल से आता है। जैसे कि हमने अभी इस पर चर्चा की थी कि यह मॉडल और इसकी स्ट्रेटेजी ये मानती है कि स्टॉक में जो भी कोई गड़बड़ हुई है वो मार्केट में आए बदलाव की वजह से आई है। कई दूसरे लोगों के साथ इस फाइनेंस मॉडल ने कई फर्म्स को बताया कि इक्विटी वॉल्यूम की गलत कीमत तय की जा रही थी और फिर क्या था, फर्मों ने इसके खिलाफ दांव तक लगाना शुरू कर दिया था। एक इक्विटी वॉल्यूम एक क्लियर या कहें सेफ स्टॉक नहीं है, लेकिन इस पर दांव लगाने का एक इनडायरेक्ट या सीधे तरीके से थोड़ा सा अलग तरीका है।
ऑथर ने लोवेंस्टीन ने फ्लोरिडा में जिस तरह मौसम पर सट्टेबाजी की, उसी तरह बाजार की सट्टेबाजी को समझाया है। संतरे के जूस की कीमत में ठंड बढ़ने की पॉसिबिलिटी के हिसाब से उतार चढ़ाव होता है, और चूंकि ठंड ज्यादा पड़ रही थी, इसलिए हो सकता है बाजार में संतरे की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, और बढ़ी हुई कीमतें बाजार का रुख बदल सकती हैं, और बाजार संतरे या ठंड में कमी की उम्मीद कर रहा था। ठीक इसी तरह लॉन्ग टर्म घटे हुए स्टॉक मार्केट में 20% पर इनस्टेबिलिटी या बदलाव की उम्मीद कर रहा था, जबकि यह सच में 15% के करीब ही था। ये मानते हुए कि ऑप्शन की कीमतें जल्दी या बाद में गिरेंगी ही, लॉन्ग टर्म ने S&P 500 के इंडेक्स पर शॉर्ट ऑप्शन शुरू किया। इसे सेलिंग वोलेटिलिटी कहते हैं। इसे बहुत जोखिम भरा माना जाता था, क्योंकि वोलेटिलिटी यानी स्थिरता का आसानी से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव होता है। वोलेटिलिटी या अस्थिरता बेचने के लिए एक छोटा बाजार होता है। यही नहीं, इंटरनेशनल यानी अलग अलग देश भी इनस्टेबिलिटी या उतार चढ़ाव में जरूरी रोल निभाते हैं। ऑथर आगे बताते हैं कि LTCM का साइज असल में उनके लिए जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट्स से पैसा कमाना बहुत मुश्किल बना देता था। जैसे जैसे मुश्किलें और नुकसान बढ़ते गए, मजाकिया तरीके से LTCM का ऊंचा लीवरेज उनके लिए ही मुसीबत बन गया। मजबूरन उन्हें अपने पैटर्न को फॉलो करना जारी रखना पड़ा, और खर्च करने के लिए काफी पैसा बनाने की उम्मीद में और जोखिम उठाना पड़ा। एक तरफ वो खर्चा करते रहे और दूसरी तरफ कर्ज जमा होता रहा। उन्हें मॉडल की कामयाबी पर अब भी पूरा यकीन था, क्योंकि अब किसी भी बदलाव के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब तो बस उन्हें लगे रहना था। साल 1998 की शुरुआत अच्छी रही। लॉन्ग टर्म का लिवरेज काफी बढ़ गया था और सभी पार्टनर्स ने बहुत बड़े और भारी पर्सनल लोन ले लिए थे, लेकिन उनका एक्सपोजर सही लग रहा था। लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हारने के बारे में सोचकर परेशान नहीं थे। वो तो जीतने के लिए काफी उत्साहित थे, इतना इन्वेस्टमेंट खोजने के लिए परेशान थे। लॉन्ग टर्म ने अपनी ऐतिहासिक हेजिंग स्ट्रेटेजी के बजाय ज्यादा सही डायरेक्शन में दांव लगाने शुरू किए। हालांकि लॉन्ग टर्म के पार्टनर्स ने अब ट्रेडर्स पर होने वाली रिसर्च की वजह से सब्र खोना शुरू कर दिया था, और इसके साथ ही उनकी पार्टनरशिप में अंदर का स्ट्रगल शुरू हो गया था। ये एक ऐसा तनाव था जिसके बारे में वॉल स्ट्रीट कुछ नहीं जानता था। बैंकों और दूसरे फर्मों ने जल्द ही कम लिक्विड बॉन्ड्स में कटौती करना शुरू कर दिया, जो कि लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल बॉन्ड्स के टाइप्स थे। लंदन में एक सोलोमन ट्रेडर ने कहा कि जैसे जैसे लोग लिक्विडेटेड होते गए, मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ते गए। इसने ज्यादा लोगों को अपनी मौजूदा हालत से निकालकर कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए मजबूर किया। जल्द ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धीमी पड़ने लगी। ट्रेजरी पर यील्ड गिरकर सिर्फ 6.7% रह गई थी। रूस की पूरी फाइनेंशियल इकोनॉमी भी चरमराने की कगार पर थी। इंडोनेशिया में IMF की खैरात ने भी कुछ मुश्किलों का सामना किया। स्विस बैंक भी पूरी तरह से बेनकाब हो गया था, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो था। चीजें अपने निचले पैमाने पर दिख रही थी, यानी हालात काफी खराब थे, क्योंकि लॉन्ग टर्म ने हर उस बाजार में पैसा खोना शुरू कर दिया जिसका वो एक हिस्सा था। शेयर बाजार में उथल पुथल मची थी और ऑप्शन प्राइस में भी अचानक से उछाल आया। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़कर 27% हो गई, जिससे लॉन्ग टर्म को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इसने इक्विटी वॉल्यूम को बहुत नीचे के लेवल तक बहुत छोटा कर दिया था। लेकिन इतना ही कहाँ, जून में लॉन्ग टर्म ने अपने सबसे खराब महीने का एक्सपीरियंस किया, जिसमें 10% की गिरावट आई थी। साल 1998 के अप्रैल महीने में अमेरिका में स्वैप स्प्रेड रेट का 48 बेसिस पॉइंट था। लिबोर और ट्रेजरी यील्ड के बीच का अंतर है और ये काफी ज्यादा है। हालांकि लॉन्ग टर्म ने इस पर शर्त लगाई थी कि यह स्प्रेड कम होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब उसने अब तक जितना एक्सपीरियंस किया था उसके हिसाब से इसने अभी कोई मंदी नहीं देखी थी। जुलाई में सोलोमन ने अमेरिकन आर्बिट्रेज से बाहर निकलने का ऐलान किया, ये ऐलान करते हुए कि आर्बिट्रेज के मुनाफे के मौके वक्त के साथ कम हो गए हैं, जबकि रिस्क और इनस्टेबिलिटी बढ़ी है। लॉन्ग टर्म पार्टनर्स ने अपने बिजनेस मॉडल में सबसे बड़े खिलाड़ी की गंभीरता को कम आंका। LTCM के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही थी। IMF के बेलआउट द्वारा पैसों की मदद के बाद भी रूस में संकट
एशिया में कमजोरी, इराक द्वारा हथियारों की जांच से इनकार और चीन में करेंसी गिरने की पॉसिबिलिटी और प्रेसिडेंट के हंगामे के बाद भी अमेरिका पर इन सब घटनाओं का काफी असर पड़ा था। 30 सालों का बॉन्ड यील्ड और ऑल टाइम यील्ड अपने निचले स्तर पर पहुंच गया, जो कि -5.56% तक पहुंच गया था, और क्रेडिट स्प्रेड भी बढ़ता रहा। लॉन्ग टर्म अगस्त में लगातार पैसे खो रहा था। लॉन्ग टर्म के लंबे समय के साझेदार या पार्टनर्स काफी होपफुल थे, ये सोचकर कि इस स्प्रेड या फैलाव को आखिरकार छोटा तो होना ही है। लॉन्ग टर्म ने रूस में और ज्यादा जाने का फैसला किया, जहां उसके पास पहले से ही हेज और अनहेज्ड फंड्स दोनों का मालिकाना हक था। भले ही ये लॉन्ग टर्म के रास्ते के खिलाफ था, लेकिन ये रूस में लंबे समय तक चला, जो अब पूरी तरह दुनिया के लिए तमाशा बन चुका था। तो दोस्तों, इस एपिसोड में एलटीसीएम के फेलियर की शुरुआत कैसे हुई और उसे अपने फेलियर के शुरुआती दौर में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये सब हमने जाना। अब अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि लॉन्ग टर्म के गिरने की मेन वजह क्या रही। चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ। दोस्तों, ये एपिसोड 17 अगस्त 1998 को रूस के कर्ज नहीं दे पाने के ऐलान के साथ शुरू होता है। सरकार ने मूल रूप से दूसरे कर्जदारों को भुगतान करने के बजाय अपने यानी कि रूस के कर्जदारों को भुगतान करने का फैसला किया। इसके कई दिनों बाद बाकी दुनिया ने भी इससे पड़ने वाले असर को महसूस करना शुरू कर दिया था। ऑथर बताते हैं कि इसने इन्वेस्टर्स को एक तरह की दहशत में डाल दिया था, और वो जहां कहीं भी थे किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट रिस्क से भाग रहे थे। स्वैप स्प्रेड तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और अस्थिरता में उछाल में लॉन्ग टर्म ने दसों मिलियन डॉलर खर्च किए, वो भी तब जब लोग सेफ रहने के लिए कम फायदा देने वाले बॉन्ड खरीद रहे थे और जोखिम भरे ज्यादा ईल्ड वाले बॉन्ड बेच रहे थे। असल में इससे हुआ ये कि इसने इन बॉन्ड्स के स्प्रेड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। स्वैप स्प्रेड रिकॉर्ड रेंज तक पहुंच गया। ये मई में 76 रेंज तक पहुंच गया था। ये मान लिया गया था कि लॉन्ग टर्म मॉडल का इस्तेमाल 1987 की तरह सिर्फ एक बार ही हो सकता है, लेकिन फिर भी ये दोबारा हो रहा था। लॉन्ग टर्म के ज्यादा लीवरेज यानी कर्ज की वजह से एलटीसीएम जहां भी दिखता, चाहे वो मार्केट हो या किसी के साथ पार्टनरशिप या साझेदारी हो, वहां सिर्फ पैसे खो रहा था। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि रूस और ब्राजील में लॉन्ग टर्म के जो सिक्योर बॉन्ड थे वो अपने सबसे निचले पायदान पर आ गए थे। लॉन्ग टर्म ने बड़ी मैथमेटिकल श्योरिटी के साथ अच्छे से हिसाब लगाकर आने वाले समय में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया कि ये किसी भी एक दिन में 35 मिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं खो सकता। हालांकि इसने एक दिन में अपनी कैपिटल का 15%, 553 मिलियन डॉलर खो दिए थे। वैसे कहना पड़ेगा, सच में इसने काफी बुरा अंदाजा लगाया था। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खैर, इतना ही नहीं, 3 महीने से भी कम वक्त में ये अपनी कैपिटल का 1/3 हिस्सा गंवा चुका था, और इन सभी नुकसानों की वजह से लॉन्ग टर्म का लीवरेज खतरनाक तरीके से बढ़ गया था। रिस्क को कम करने के लिए पार्टनर्स को कुछ बेचना था, लेकिन अब सवाल यह था कि ये कुछ जो कि अब बेचना है वो क्या होगा। मेरीवेदर फंड की स्ट्रेटजी पर बात करने के लिए जॉर्ज सोरोस के पास पहुंचे। सोरोस अगस्त के आखिर में 500 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान गए। अगर लॉन्ग टर्म वक्त पर एक्स्ट्रा 500 मिलियन डॉलर जुटा सकता है तो लॉन्ग टर्म ने कुछ पदों को उबारने की स्ट्रेटजी के बारे में सोचा। इसलिए लॉन्ग टर्म ने जेपी मॉर्गन की तरफ रुख किया। मॉर्गन के वाइस चेयरमैन मेंडोजा ने मदद के लिए और 200 मिलियन डॉलर की पेशकश की। लॉन्ग टर्म जिन मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहा था उनमें कुछ छूट रहा था, और वो था क्रेडिट मार्केट में लिक्विडिटी। हर कोई एक साथ एक ही वक्त पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मार्केट की उस वक्त कोई लिक्विडिटी नहीं थी। लॉन्ग टर्म के बहुत ज्यादा कर्ज लेने की वजह से अब फंड को बेचने की नौबत आ गई थी। हालांकि खरीदारों के बिना कीमतें बेल कर्व से परे अपने सबसे ऊंचे लेवल पर चलती हैं। सोरोस के इन्वेस्टमेंट से मेल खाने के लिए और बाकी 300 मिलियन डॉलर के साथ आने के लिए कुछ दिनों के बाद पार्टनर्स ने बफेट के साथ मिलने की लगातार कोशिश की, जिन्होंने लगातार लॉन्ग टर्म में निवेश करने से इनकार कर दिया। फंड पार्टनर्स ने यह भी महसूस किया कि एक और समस्या थी जो उनके सामने इंतजार में खड़ी थी। एलटीसीएम की कैश फ्लो मैनेजमेंट कंपनी पर बैंकों के एक ग्रुप का 165 मिलियन डॉलर का बकाया था,
और जब उन्होंने बैंक के खराब परफॉर्मेंस के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि उन्हें भी उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, वो इसके हकदार हैं। दूसरी तरफ मैनेजमेंट कंपनी के पास नकदी नहीं थी और वो बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर थे। और अगर ये सब बातें फंड के बाहर सबको पता चल जाती तो फर्म और फंड को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। लॉन्ग टर्म फंड भी कैश फ्लो की दिक्कतों का सामना कर रहा था। फंड क्लियरिंग ब्रोकर बेयर स्टर्न्स ने कभी भी एक समझौते पर एक बार में साइन नहीं किए, ताकि जब भी वो खुश हों यानी जब उनका मूड अच्छा हो तो ट्रेड्स को क्लियर करना बंद कर सकें। लॉन्ग टर्म भी अब बेयर की दया पर ही था। अगस्त के आखिर तक सोरोस के इन्वेस्टमेंट के लिए फंड और भी खाली हो गया, यानी कि उनके निवेश करने की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। और अपनी कैपिटल का 45% खोने के बाद अब फंड के पास सिर्फ $2.28 बिलियन ही बचे थे। उस महीने ने एक तरह की इनस्टेबिलिटी का एक्सपीरियंस किया था, जो मैथमेटिशियंस ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। लॉन्ग टर्म हर दांव हार रहा था और अब सच में लॉन्ग टर्म एक भयानक कंडीशन में पहुंच गया था। ऑथर कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि एलटीसीएम की मनमानी का आखिरी वक्त एक हादसे की वजह से मशहूर है, जो एलटीसीएम की कैलकुलेशंस के मुताबिक नामुमकिन है। एलटीसीएम के मुताबिक एक साल में कुछ ना खोने की गुंजाइश सिर्फ 1/10 है। मतलब ये बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि 17 अगस्त 1998 को ये नामुमकिन मुमकिन हुआ जब रूसी सरकार अपने लिए हुए कर्ज पर चूक गई और रुपए पर नजर डालने लगी। इससे तो बाजार में हड़कंप ही मच गया। किसी ने भी, यहां तक कि आईएमएफ ने भी रूस की मदद नहीं की थी। इन्वेस्टर्स को यह एहसास हुआ कि हर बार उन्हें राहत नहीं मिल सकती। कभी कभी बुरी चीजें होती हैं और तब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ता है। जब सबकी आंखें खुली तो ग्लोबल मार्केट में माइग्रेशन शुरू हुआ और तब लोग सिर्फ सिक्योर बॉन्ड्स की तलाश करते हैं और सब कुछ बेचना शुरू कर देते हैं। एलटीसीएम के लिए ये बुरी खबर थी। उनके हिसाब से वो एक दिन में जितना ज्यादा खोते हैं वो $35 मिलियन है, लेकिन हकीकत में तो नुकसान 533 मिलियन की लिमिट तक पहुंच चुका था। भारी कर्ज और कैपिटल की गंभीर कमी की हालत में गिरने की वजह से एलटीसीएम को अपने सभी कर्ज को लौटाने के लिए जल्दी ही इस फर्म को बेचने की जरूरत थी। अफसोस कि जो वो बेच रहे थे वो कोई खरीदना नहीं चाहता था। कुछ इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो हेज फंड पसंद करते थे इस सौदे से हैरान थे। बाजार में जितने कम खरीदने वाले हों, बेचने वाले को उतना ही नुकसान होता है और यही नुकसान एलटीसीएम को भी हुआ। अगस्त के आखिर तक उसने अपनी कैपिटल का 45% खो दिया और 125 मिलियन बिलियन डॉलर की न बिकी हुई संपत्ति में फंस गया। जब फंड ने पैसा खोना शुरू किया तब बैंकों को एहसास हुआ कि कंपनी कितना जोखिम भरा काम कर रही थी और उन्होंने दिए गए पैसों को वापस पाने के लिए फंड पर छापा मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, रूस में आई मुसीबत के ठीक बाद लॉन्ग टर्म बड़ी मुश्किल में था। मेरीवेदर ने अपने इन्वेस्टर्स को अगस्त के महीने में हुए नुकसान के बारे में बताने के लिए एक लेटर लिखा और नुकसान बताने के बाद अगला महीना सितंबर काफी होपफुल और शांति भरा रहा होगा, ऐसी पॉजिटिव उम्मीद भी जताई। वॉल स्ट्रीट के बाकी लोग जान गए थे कि एलटीसीएम बहुत मुश्किल में आ गया है और ये जानकर कॉम्पिटिटर्स फर्म्स खुद को परेशानी से बाहर निकालने के लिए बॉन्ड्स बेचना शुरू कर रही थी। लॉन्ग टर्म को मदद की सख्त जरूरत थी और इसीलिए उसने गोल्ड्समैन के साथ एक समझौता भी किया। गोल्ड्समैन ने अपने कस्टमर्स के पैसों में से $1 बिलियन की पेशकश की और साथ ही एक और बिलियन जुटाने में मदद का वादा भी किया था। वॉरेन बफेट, माइकल डेल और अल वलीद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, इन जैसे बड़े नामों जैसे वाकई काफी बड़ा नाम है। खैर, इनके जैसे बड़े नामों के साथ साथ कोई भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। फर्म बहुत तेजी से लाखों डॉलर्स खो रही थी और अब उसके पास सोचने समझने का भी बिल्कुल वक्त नहीं बचा था और कंपनी कोई भी कदम उठाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे फर्म को ज्यादा पैसों का नुकसान हुआ, पार्टनर्स के बीच तनाव भी गहराने लगा था। इन सब के बीच गोल्ड्समैन ने एक इन्वेस्टर की तलाश जारी रखी जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सके, लेकिन अफसोस कि उन्हें एक भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं मिला जो $1 बिलियन को कवर कर सके। जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि वो एलटीसीएम के लिए $1 बिलियन की मदद करेंगे। उलझी हुई पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर ने बहुत से इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म से दूर कर दिया था
आखिरकार बफेट ने तब तक इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया जब तक कि गोल्ड्समैन ने डिटेल्स को संभाला था। एलटीसीएम फंड को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही थी, आइए अब इस पर डिस्कशन करते हैं। आखिरकार इस डर से कि एलटीसीएम के डूबने के बाद एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, इसने फंड को बचा लिया। जैसे ही एलटीसीएम एम्पायर हिलने लगा, बैंक जो फंड का विरोध कर रहे थे, अब उन्होंने ये महसूस किया कि अगर फंड दिवालिया हो जाता है तो हम अपने सभी इन्वेस्टमेंट खो देंगे। और क्योंकि इतने सारे बैंक फंड में इन्वेस्ट करने दौड़ पड़े थे, ये एक हादसा बाजार के लिए परेशानी का सबब बन जाता। इसलिए कई बैंकों और इन्वेस्टर्स ने एलटीसीएम को कंट्रोल करने और बचाने के तरीकों की तलाश शुरू कर दी। उन्हें डर था कि एक बार अगर एलटीसीएम ने कंट्रोल खो दिया तो एलटीसीएम की कमाई का सारा पैसा खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन वक्त के साथ उनकी हालत और भी खराब होने लगी। उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। कैपिटल जुटाने के सभी तरीके बेकार हो गए। एलटीसीएम ने वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस और कुछ दूसरे बैंकों से मदद मांगी, लेकिन इतना बड़ा फंड कौन खरीद सकता है? एलटीसीएम का साइज किसी भी बैंक को कंपनी को बचाने की उम्मीद नहीं देता। ऑथर बताते हैं, एलटीसीएम का हाल कुछ ऐसा हो गया था कि रूस में आए फाइनेंशियल क्राइसिस के तुरंत बाद एलटीसीएम सच में मंद हो गई थी और सबको पता था कि एलटीसीएम में डिफॉल्ट की घटना एक नए फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर करेगी। बाजार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। किसी ने इस बात की ज्यादा परवाह नहीं की कि फंड का क्या होगा, लेकिन उन्हें अपना पैसा बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना उनकी मजबूरी बन गई थी। लॉन्ग टर्म की मुसीबत बढ़ती ही जा रही थी। फाइनेंशियल क्राइसिस फेड को चीख चीख कर पुकार रहा था, क्योंकि ये बात तो साफ थी कि सबको डर लग रहा था कि अगर लॉन्ग टर्म दिवालिया हो गया तो कोई दूसरी फर्म भी उसके साथ ही गिर जाएंगे। पीटर फिशर, जो फेड के लिए ट्रेडिंग डेस्क चलाते थे, वो लॉन्ग टर्म के ऑफिस में गए। वहां उन्हें रिस्क एग्रीगेटर दिखाया गया था, जिसे लॉन्ग टर्म के कई वर्कर्स से छिपा कर रखा गया था, और साथ ही लॉन्ग टर्म में दिखाए गए एक्सपोज के अमाउंट को दिखाया गया था। फिशर को तब एहसास हुआ कि लॉन्ग टर्म के किए गए सभी ट्रेड्स आपस में जुड़े हुए थे। पार्टनरशिप ने फर्म के दिवालिया होने और इससे बाजार पर पड़ने वाले असर को खत्म करने के लिए कोई हल ढूंढना शुरू कर दिया। लॉन्ग टर्म दिवालिया हो जाएगी, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन रिकॉर्ड्स ने कहा कि 17 बैंकों के बीच 3 से 5 अरब डॉलर के नुकसान की पॉसिबिलिटी ने फेड को परेशान नहीं किया था, और उन्होंने सोचा कि नुकसान बर्दाश्त करने लायक ही होगा। इधर बैंकों ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को मुसीबत में डाल दिया था, लेकिन ये तो उनकी अपनी गलती थी। फेड भला इसमें क्या करेगा? फिशर ने इसमें शामिल सभी प्राइवेट बैंकों के हेड से ये जानने के लिए मुलाकात की कि क्या वो शायद कोई हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन बैंकों के हेड्स एक दूसरे से खुश नहीं थे और अपने खुद के बैंक के सबसे ज्यादा फायदों की पैरवी कर रहे थे। लेकिन समस्या का कोई ना कोई हल तो जरूर मिलेगा। इस उम्मीद में फेड ने बैंकों की बैठक अब भी जारी रखी, और फिर वॉरेन बफेट ने $250 मिलियन का अपना प्रपोजल भेजा, और मेरीवेदर के पास इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ 1 घंटा था। ये प्रपोजल कुछ इस तरह था कि बफेट लॉन्ग टर्म की प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, जो कि बफेट नहीं करना चाहते थे। आखिरकार फेड की बदौलत लॉन्ग टर्म को और बैंकों को 90% इक्विटी फंड मिलेंगे। तय ये हुआ, मौजूदा इन्वेस्टर उस 10% इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखेंगे जो उन्हें मिल रहा था। लॉन्ग टर्म की मुसीबत और सोलोमन ब्रदर के घोटाले में उनकी भागीदारी, इन दोनों घटनाओं के बाद बाजार में मेरीवेदर की शान या इज्जत को भारी नुकसान झेलना पड़ा। कई वकीलों और कॉन्ट्रैक्ट्स में सुधार करने के बाद लॉन्ग टर्म के फंड की जिम्मेदारी 14 बैंकों ने अपने ऊपर ले ली। सितंबर 1998 के बीच इस घटना के स्लीप पावर को समझते हुए फेड यानी कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक ने एलटीसीएम को गिरने से बचाने के साथ साथ फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को बचाने के लिए भी इंटरफेयर किया। फेड बैंकों की एक लाइन बनाता है जो एलटीसीएम को बचाने के लिए रिसोर्स जुटा सके। आखिर में फेड ने दुनिया के लगभग 15 सबसे बड़े बैंक जुटाए। दिवालियेपन के जोखिम का सामना करते हुए बैंक एलटीसीएम के 90% शेयर खरीदने को राजी हो गए, और इसी के साथ उन्होंने $3.65 बिलियन की मदद भी की। ये पैसे साथ ही शेयर होल्डर्स की इक्विटी और अनगिनत कर्ज, कुल मिला के $110 बिलियन है। उन्हें लगा कि ये पैसा जोखिम को कम करने, वापस कैपिटल लाने और चीजों को सुधारने में मदद करेगा। ऑथर आगे बताते हैं कि लॉन्ग टर्म की मुसीबत सिर्फ उनके लिए ही मुसीबत नहीं थी,
बल्कि उनके पार्टनर्स के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत साबित हुई, क्योंकि फंड के गिरने से पहले लॉन्ग टर्म ने अपने लगभग सभी इन्वेस्टर्स पर ज्यादा इन्वेस्ट करने का दबाव बनाया था, और ये उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था। जो बाकी की पार्टियां लॉन्ग टर्म की पार्टनर्स थीं, अब उन्हें भी इस भारी फाइनेंशियल बोझ को झेलना होगा, और ये बोझ इन पार्टनर्स को लगभग 1.9 बिलियन डॉलर का पड़ने वाला था। वाकई ये बहुत बड़ा भारी बोझ था। फेड के लॉन्ग टर्म को बेल आउट यानी कि फाइनेंशियल मदद देने के बाद फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया, तो लॉन्ग टर्म की छोटी सी मदद करने के इरादे से इंटरेस्ट रेट्स में इसे यानी कि लॉन्ग टर्म को थोड़ी छूट दे दी। वहीं कंसोर्शियम यानी कि कंपनी के ग्रुप ने पहले हफ्ते में ही अपने 750 मिलियन डॉलर खो दिए थे। मैनेजमेंट कंपनी और उसके पार्टनर्स द्वारा आईआरएस के साथ एक ग्लोबल ऑडिट भी किया गया था। इसका मतलब ये था कि उन्हें अभी टैक्स का पैसा भी चुकाना था। इस पूरे साल के दौरान फेड के बेल आउट देने के बाद धीरे धीरे एलटीसीएम के सभी पार्टनर्स फर्म को छोड़कर चले गए। लॉन्ग टर्म की वजह से बाजार में जो दिक्कतें खड़ी हुई थीं, सरकार ने उनकी अच्छे से जांच की, और जो नतीजे सामने आए उन्होंने हेज फंड के बारे में और ज़्यादा रिपोर्टिंग और कंपनी के बारे में और ज़्यादा खुलासे करने की सिफारिश की। साथ ही साथ एक सख्त मैनेजर, ज़्यादा बेहतर बैंक क्रेडिट और रिस्क मैनेजमेंट की भी ज़रूरत थी। 23 सितंबर 1998 को लॉन्ग टर्म में बफेट और दूसरे ने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की जो कोशिश की थी वो पूरी तरह से नाकामयाब रही। इसके बाद बैंकर्स ट्रस्ट के चीफ बेयर स्टर्न्स, चेस मैनहट्टन, गोल्ड्समान सैक्स, जेपी मॉर्गन, लेहमैन ब्रदर्स, मेरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनले, डीन विटर और सोलोमन ब्रदर्स सभी वॉल स्ट्रीट के सेंटर में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में इकट्ठा हुए। इस ऐतिहासिक बैठक की लीडरशिप की चेयरमैन विलियम जे मैकडोनो ने इस वक्त के दौरान सभी दुनिया भर के बाजारों में ठहराव सा गया था, और साथ ही फेड के पास किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत कम वक्त बचा था, क्योंकि इससे दुनिया भर के बाजारों में मंदी आने वाली थी। और आखिर में तो फेड लॉन्ग टर्म के लिए बेल आउट फंड के लिए 14 बैंकों की मदद से 3.65 बिलियन डॉलर जुटाने में कामयाब रहा, जबकि सभी लॉन्ग टर्म पार्टनर्स का फाइनेंशियल तौर से पूरी तरह से सफाया हो चुका था, और शुरुआती इन्वेस्टर्स को अपने मेन इन्वेस्टमेंट के एक छोटे से हिस्से यानी कि प्राइस में फैक्टरिंग के बाद डॉलर पर 23% की भरपाई करने में कामयाब रहे थे। भले ही कुल नुकसान की संख्या टोटल 4.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। एक बार बेलआउट का प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद फंड को बड़ी संख्या में पदों को खत्म करने में और बैंकों को अपने बहुत सारे अरब डॉलर का भुगतान करने में कई साल लग गए। ऑथर आगे बताते हैं कि एक कामयाब प्लान बाद में चूक और फिर एलटीसीएम के दिवालियेपन ने बाजार को नुकसान नहीं पहुंचाया था। हालांकि एलटीसीएम को बाहर निकालते वक्त उन्होंने एलटीसीएम के टाइकून के लिए सभी बेहतर हालात बनाए। एग्जाम्पल के लिए, हालांकि फंड को बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ा। एलटीसीएम की कमेटी मेंबर्स में से एक जॉन मेरीवेदर अपनी खुद की प्रॉपर्टी जैसे घर, कार आदि को बचाने और अपने कर्ज से बचने में भी कामयाब रहे। नाकामयाबी और इतने भारी नुकसान से पहले एलटीसीएम के पास 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कैपिटल, 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की प्रॉपर्टी और 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की सिर्फ नाम की प्राइस वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थे। 1998 तक सिर्फ 4 महीनों में एलटीसीएम को 4.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था और उसे सरकार से मदद लेनी पड़ी। फंड आधिकारिक तौर पर 2000 में बंद हुआ। जनवरी 1999 में एलटीसीएम के कॉन्फिडेंशियल मेमोरेंडम में कहा गया था कि आखिरी नतीजा बिल्कुल नीचे की तरफ मुंह करके घूमने वाले बवंडर की तरह ही था, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेस से हुए नुकसान बिना किसी के कंट्रोल में आए लगातार अपनी सबसे तेज रफ्तार से घूमते हुए बाजार की स्थिति को अपने हिसाब से चला रहे थे। ऑथर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म की हार इसके पार्टनर्स के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना साबित हुई। लॉन्ग टर्म ने बाहरी इन्वेस्टर्स को लालच देकर और बाद में और ज्यादा लालच देकर उनसे जबरन ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करवाया था, और जब लॉन्ग टर्म फेल हो गया और बिल्कुल गिरने की कगार पर था, तब इन्वेस्टर्स की आंखें खुलीं। लेकिन अब क्या फायदा था, अब तो बहुत देर हो चुकी थी और उनका लगाया पैसा वापस मिलने की भी अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी। आगे का नुकसान खुद उठाने के लिए लॉन्ग टर्म ने अपने इन्वेस्टर्स को अकेला छोड़ दिया था,
जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में ये जाना था कि एलटीसीएम को चलाने वाले कोई मामूली इकोनॉमिस्ट नहीं थे, बल्कि सभी फाइनेंस की फील्ड के एक्सपर्ट और कुछ तो नोबेल प्राइज विजेता भी इस फंड को संभाल रहे थे। लेकिन अफसोस कि इतने सारे एक्सपर्ट और नोबेल प्राइज विनर और वॉल स्ट्रीट के जादूगर कहे जाने वाले एलटीसीएम को लगभग 1.9 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। लैरी हिली ब्रांड, जो व्यापारियों के सबसे बड़े कॉकशोर थे, यानी कि बिली ब्रांड समझते थे कि उनके कहे शब्द भगवान के कहे शब्द हैं, और ये समझकर वो कोई भी कदम बाजार में उठाते थे। ये वही हिली ब्रांड थे जिनके पास अब सिर्फ आधे बिलियन डॉलर की ही प्रॉपर्टी बची थी, और साथ ही अपने ओवर कॉन्फिडेंस या कहे कि घमंड की लंबी नींद से वो अब जाग चुके थे। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अब अपनी पत्नी डेबोरा की प्रॉपर्टी और पैसों के मोहताज हो गए थे। खुद दिवालिया होने से बचने के लिए उनको क्रेडिट लियोनिस से गुहार लगानी पड़ी, जबकि अपने 24 मिलियन डॉलर के कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें काम भी करना पड़ा। एलटीसीएम के दूसरे पार्टनर्स भी अपना 90% या इससे भी ज़्यादा पैसा, या कुछ नहीं तो इससे भी ज़्यादा प्रॉपर्टी खोई थी। चलिए अब 1999 और 2009 के उस दौर को जान लेते हैं जिसमें एलटीसीएम के दिवालिया होने और बाजार में उसका इफेक्ट हुआ था। एलटीसीएम के गिरने के बाद मेरीवेदर ने ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक नया हेज फंड जेएमडब्ल्यू पार्टनर्स शुरू किया, जिसमें मेन तौर से विरासत एलटीसीएम इन्वेस्टर से 250 मिलियन डॉलर की कैपिटल थी। अफसोस की बात है कि 2008-2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि 2009 में इसी नुकसान की वजह से फंड के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद करने पड़ गए थे। खैर, चलिए अब हम इस बुक समरी के एंड की तरफ बढ़ते हैं। वेन जीनियस फील्ड की बुक समरी की मदद से हमें अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे महान हेज फंड्स में से एक के राइज और फॉल का पता चला। हमें पता चला कि एक सबसे शानदार मॉडल भी इन्वेस्टर्स को होने वाले नुकसानों, ऊंचाइयों से बुरी तरह से गिरने और अपने ही साथियों के नाउम्मीद बिहेवियर से नहीं बचा सकता। एक टैलेंटेड इंसान जो बाजार के खेल को ना ही समझता है और ना ही खेलता है, उसे भी नाकामयाबी ही मिलेगी। हमने इस वेन जीनियस फील्ड समरी से सबसे अच्छे और सबसे बड़े ग्लोबल हेज फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट यानी एलटीसीएम की शुरुआत और इसके गिरने की कहानी के बारे में जाना। इसके पतन के पीछे की ट्रेजेडी कहानी को खास तौर से ज्यादा दिलचस्प बनाती है। 2 नोबेल प्राइज जीतने वाले जीनियस इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट मार्टोन और मायरोन स्कोल्स ग्रीनविच कनेक्टिकट हेज फंड के साथ फाइनेंस में सबसे टैलेंटेड और कामयाब दिमाग रखने वाली बड़ी बड़ी हस्तियों के होने के बावजूद 1994 की शुरुआत में 1.3 बिलियन डॉलर से शुरू हुआ लॉन्ग टर्म फंड और आखिर में बर्बाद होने से पहले लगभग 140 बिलियन डॉलर तक पहुंचने में कामयाब रहा। 2008-2009 के फाइनेंशियल खतरे के बारे में भी ये बुक समरी बहुत अच्छी तरह से हमें वाकिफ करवाती है। जब एलटीसीएम के दरवाजे बंद होने लगे और दुनिया भर के बाजारों में 1 ट्रिलियन से ज्यादा की कीमत में गिरावट आई, तब एलटीसीएम उम्मीद के मुताबिक कम प्रोफाइल बनाए रखने में कामयाब रहा। इस बुक समरी में यह बताया गया कि अमेरिकियों के ज्यादा वोटों के साथ लॉन्ग टर्म जैसे बड़े हेज फंड को शुरू करने वाले महान लोगों के छोटे से ग्रुप के बारे में कभी नहीं सुना था, जब तक कि सभी अखबारों ने फंड के आखिरी फॉल की हेडलाइन को कवर नहीं किया था। अब आप इस बुक समरी के इस आखिरी एपिसोड तक आप पहुंचे हैं, तो इससे आपको एलटीसीएम, जो कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट हेज फंड है, उसके बारे में तो पता चला ही होगा। साथ ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट के माइंडसेट को भी आप बेहतर